हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ना इंश्योरेंस हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो और फिर आपका एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या फिर आपका पेंशन, इन सब को ना इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड, फिर एनबीएफसी, फिर आपका पेंशन। ये सब जो टॉपिक है ना, ये हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार इस सब क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सबसे हर बार पूछा जाता है, पर देखिएगा ये आपका बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन जो टॉपिक हम लोग का जो सिलेबस है, उसमें से इनमें से कोई ना कोई पे एक क्वेश्चन हमेशा, एक दो क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इन सबको, जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, चाहे आपका म्यूचुअल फंड, पेंशन, ये सब जो है, ये लोग एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है। पढ़ना उतना ही है जितना हम लोग का एग्जाम में हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके चलिए सबको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे। इंश्योरेंस, अब देखिए बच्चों, जो इंश्योरेंस वर्ड है ना, इसमें बहुत बच्चा लोग को एक कंफ्यूजन रहता है। वो लोग क्या लगता है कि जो इंश्योरेंस वर्ड है ना, इसको ड्राइव किया गया कहाँ, हम लोग संस्कृत से ड्राइव किए हैं। नहीं बच्चों, ये गलत है। बात को समझिए, ये जो इंग्लिश में जो वर्ड इंश्योरेंस है, ये हम लोग का संस्कृत से नहीं लिया गया है। ये हम लोग का संस्कृत से नहीं लिया गया। हाँ, बट जो कॉन्सेप्ट है ना लाइफ इंश्योरेंस का, कि भाई आप कुछ पैसा दीजिए, हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट संस्कृत से जरूर लिया गया है। ठीक है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? योगेक्षमम। ठीक है, योगेक्षमम का मतलब होता है क्या? आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, सामने वाले को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और जो इसीलिए देखिएगा, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एलआईसी है, इसका टैगलाइन ही है क्या? आपका योगेक्षमम वहम आयाम। ठीक है, यानी कि इसको भगवत गीता में कोटेशन डाला गया था कि भाई योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले थे कि तुम्हारा जो भलाई हो मेरा जिम्मेदारी है, इस टाइप से। तो एलआईसी भी ये अपना कस्टमर को सेम लाइन चिपकाती है कि योगेक्षमम वहम आयाम। ठीक है, तो ये था जो आपको जाना जरूरी था। अब कुछ हिस्ट्री देखिए इंश्योरेंस को लेकर के। 19 बोलते हैं 1888 में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो था, उसका नाम क्या था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? ये आपका कैलकाटा में। ठीक है, ये हम लोग कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था 18 में। 1850 में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी खोला था, उसका नाम क्या था? ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज स्टैब्लिश इन कैलकाटा। ये भी आपका कैलकाटा में ही था। ठीक है, पहले हम लोग, आपको पता होगा, हम लोग का पहले का जो कैपिटल है इंडिया का, वो दिल्ली नहीं था, वो पहले कैलकाटा हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग आज का डेट में कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, 1912 में, यानी कि 1912 में the Indian Life Assurance Company Act was enacted as the first statute to regulate the life insurance company। ठीक है, यानी कि 1912 में द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, ये एक्ट आपका इनेक्ट हुआ था ताकि हम लोग को जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सब है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकें। ठीक है, इसमें याद करना है, इसमें आपको ये पहला कौन था, डेट क्या है, ये सब आपको याद रखना है। 1938 में द इंश्योरेंस एक्ट 1938 was passed to strictly regulate both life insurance and non life insurance business. This act still the foundation of insurance law today। तो 1938 में जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 पास किया गया था, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस पर्पज के लिए है, उन सबको रेगुलेट करे, और ये आज तक बेसिक फाउंडेशन यही बना हुआ है। ठीक है बच्चों, नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1956 में। ठीक है, नेशनलाइजेशन को कर दिया गया, सरकार को अपना कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले ली। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, एलआईसी वाज फॉर्म मर्जिंग 245 इंडियन एंड फॉरेन कंपनी, जितना भी इंश्योरेंस रिलेटेड था, सारा को नेशनलाइज कर लिया और गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया गया। ठीक है, 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस यानी कि नेशनलाइजेशन एक्ट वाज पास, और 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो एक अलग से एक्ट था उसको पास किया गया, जिसमें 117 इंश्योरर वेयर अमलगमेटेड टू फॉर्म जीआईसी एंड इट्स 4 सब्सिडरी। यानी कि 107 इंश्योरर जो अलग अलग था, वो सबको जो मर्ज करके, अमलगमेटेड का मतलब होता है मर्ज करके आपका जीआईसी बनाया गया। ठीक है, और उसका 4 सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये था बच्चों। अब देखिए, अब इसका प्राइवेटाइजेशन और रेगुलेटरी एरा कब आया? आपका 1993 से 1994 तक जो मल्होत्रा कमेटी था, उसको सेटअप किया गया टू एवेल्यूएट द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड रिकमेंड फ्यूचर डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि मल्होत्रा कमेटी जो थे, इसको सेटअप किया गया था भाई आगे इसका कैसे इसको लेके चलना है, पब्लिक के बीच में कैसे इसको डील करना है, मतलब कैसे, मतलब बिजनेस को सही से डील किया जाए इंश्योरेंस सेक्टर में। ये 1993 और 1994 के बीच में जो मल्होत्रा कमेटी था,
वो अपना रिकमेंडेशन ने बताया, ठीक है। फिर 1999 में इडा आपका एक्ट आया, ठीक है। इडा एक्ट वाज पास बेस्ड ऑन द मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन, यानी कि मल्होत्रा कमेटी को बनाया गया ये जानने के लिए कि भाई इंश्योरेंस बिजनेस को कहाँ लेके चले। और उसके बाद 1999 में मल्होत्रा कमेटी का रिकमेंडेशन में वो लोग पता क्या होगा, कमेटी बनता है ताकि छानबीन करके पता किया जा सके भाई को हो क्या रहा है। जब वो पता चल जाए उसके बाद जो फैसला देता है कमेटी, उसको गवर्नमेंट देखती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मल्होत्रा कमेटी रिकमेंड किया कि भाई इसको बनाया जाए टू सेटअप एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी, एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपका LIC हो, आपका ये हो गया, आपका RBI, आपका सेबी, ये सब क्या अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। तो क्या किस लिए बनाया गया भाई, ताकि मेनली इंश्योरेंस बिजनेस को ये देख सके। 15 अगस्त 2000 को द प्राइवेट सेक्टर वाज ऑफिशियली अलाउड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग, यानी कि 15 अगस्त 2000 को प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करने का परमिशन मिल गया। टिल 2000 देयर वर ओनली 2 नेशनलाइज्ड प्लेयर, LIC एंड GIC, ठीक है। केवल 2000 तक केवल 2 ही प्लेयर था, एक आपका LIC और एक आपका GIC, ठीक है। मॉडर्न डेवलपमेंट क्या है, 2015 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर कितना बढ़ा कितना कर दिया, 26 से 49% कर दिया गया। और 2021 में FDI लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर वाज फर्दर इंक्रीज टू 74%। 2021 आते आते तक जो 26% से स्टार्ट हुआ था कहाँ पहुंच गया आपका 74%, ठीक है। इसमें बोलने का मतलब क्या कि भाई फॉरेन प्लेयर लोग आ सकता है, FDI बोलने का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। तो कितना आपको चला गया 74%। और 2022 में LIC इनिशियल पब्लिक ऑफर वाज लॉन्च मेकिंग इट्स लार्जेस्ट IPO इन इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ऑब्वियसली 2022 में देखिएगा आपका इसका एक IPO लॉन्च हुआ था, मतलब शेयर को लॉन्च किया गया था बेचने के लिए, शायद आई थिंक 10% गवर्नमेंट शेयर सेल की थी, ठीक है। इस 10% शेयर को क्या बोलेंगे, कंपनी सेल कर दी नहीं, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में अंतर होता है, ये अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ अलग, इडा है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म भी मैटर करता है, ठीक है, फुल फॉर्म भी मैटर करता है। इनएक्ट कब हुआ आपका 1999 में, क्योंकि अब यही एक्ट है आपको पूरा इंश्योरेंस को संभाल रहा है, इसलिए कब फोर्स किया गया था 19 अप्रैल 2000 में। रिकमेंडेशन कौन किया था, मल्होत्रा कमेटी, जैसे ऊपर पढ़े अभी। टोटल मेंबर कितना है 10, एक चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है, जिसको अपॉइंट कौन करेगी, गवर्नमेंट। तो एक चेयरमैन और 5 होल टाइम और 4 पार्ट टाइम, टोटल मिलाकर के 10। उसका जो बोर्ड है वो है इंश्योरेंस का। हेडक्वार्टर पहले न्यू दिल्ली में हुआ करता था, अभी कहाँ आपका हैदराबाद तेलंगाना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। जनरली सबका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, कोलकाता में होता है, इसका कहाँ है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। जो कितना बार चेंज किया गया आपका 1938 में, 1956 में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 1972 में, मतलब अमेंडमेंट चेंजेस इस समय में किया गया है। तो बस ईयर और डेट याद रखिए, एकदम डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डिटेल में पढ़ना है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ने का सोचिएगा तो कुछ याद नहीं रख पाइएगा, ठीक है। देखिए कुछ एडिशनल पॉइंट देखिए, इसको रीनेम कब किया गया आपका 2014 में। इटा वाज ऑफिशियली रीनेम एज IRDAI, शुरू से IRDAI नहीं था, ठीक है। आपको पहले क्या था, आपका इडा था, अब क्या हो गया IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2014 में आपको इसको नाम को हम चेंज कर दिए। सेक्शन 14 जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या, सेक्शन 14 ऑफ IDI Act 1989 lays down the specific duties, power and function of authority। जो अलग अलग अथॉरिटी वहां पर बैठा है उसका ड्यूटीज, फंक्शन, पावर डिफाइन करता है कौन, आपका सेक्शन 14। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था आपका इंश्योरेंस सेक्टर का, यानी कि IDI का, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड प्रमोट द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसका मेन पर्पस क्या था भाई, कि जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो बीमा खरीद रहा है, और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस ग्रोथ हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसको रेगुलेट करने का काम था, ठीक है। रेगुलेटेड एंटिटीज, इसका क्या मतलब है बोलने का, इट्स नॉट ओनली रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनी बट ऑल्सो री इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर, सर्वेयर एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये केवल पब्लिक लोग को ही केवल, मतलब केवल ये पब्लिक कंपनी लोग को ही केवल इंश्योरेंस दे रही थी, ये साथ साथ आपका री इंश्योरेंस भी कर रही थी कंपनी लोग का, ब्रोकर, सर्वाइवर, ये थर्ड पार्टी, इन सब का भी वो बार बार दोबारा री इंश्योरेंस भी करने का काम करती थी। रूरल एंड सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन, अब ये क्या देखे, सेक्शन 32B और सेक्शन 32C, द इंश्योरेंस कंपनी मैंडेट द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन इन द रूरल एंड सेक्टरल सोशल सेक्टर। यानी कि जो सेक्शन 32B है और सेक्शन 32C है, ये
इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट करती है भाई कि आप रूरल एरिया और सोशल जो सेक्टर है, खासकर जो गांव एरिया है, वहां से भी अपना पॉलिसी सेल आउट कीजिए। ठीक है, वहां से भी, वहां पर भी ध्यान दीजिए। फिर क्या आपका आईजीएमएस, आईजीएमएस क्या आपका एक प्रकार से ग्रीवियंस रिड्यूसल प्लेटफॉर्म है। जैसे होता है ना कि आपको न्याय नहीं मिला तो कहाँ जाइएगा, तो वो ये बनाया गया है। तो आईडीआई लॉन्च द इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आईडीआई लॉन्च की, जिसका ये फुल फॉर्म था आईजीएमएस, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी प्रकार का शिकायत हो तो आप यहाँ पर जाकर के रोना धोना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक जा सकती है। मेरी मैम हमको बोली थी, हमको याद है हम लोग क्लास 12 में थे, एक लाइन बोली थी कि इंश्योरेंस कंपनी का मुंह से मतलब इंश्योरेंस कंपनी के हाथ से पैसा निकालना इट्स काइंड शेर का मुंह से उसका निवाला छीनने जैसा है। ठीक है, तो पेपर बहुत स्ट्रांग रखिएगा, कोई गलती नहीं, कोई नाम को जो मात्रा तक है, स्पेलिंग कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। जो सारा जब आप LIC खरीदेंगे तो टर्म कंडीशन पढ़िएगा, कभी जिंदगी में नहीं खरीद पाइएगा। LIC का कभी किसी प्रकार का इंश्योरेंस का टर्म खरीदिएगा तो उसका टर्म कंडीशन वो पढ़िएगा, कभी नहीं खरीद पाइएगा, वो ट्रस्ट पे ही रहता है। ठीक है, तो जब खरीदिएगा ना तो आपका नाम, वोटर ID पे, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, ये सब इंश्योर रखिएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों, तो जो ग्रीवियंस रजिस्टर उसका नाम क्या है, आईजीएमएस। ठीक है, विच वाज रिसेंटली रीमैम्प एंड रीनेम, अब इसका नाम बदल दिया गया है, क्या आपका बीमा भरोसा। ठीक है, भरोसा दे रहा है भाई कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब काफी सुधार आ गया है, पहले बहुत दिक्कत होता था। करंट चेयरमैन, करंट चेयरमैन ये तो बदलते रहता है, इनका नाम फिर भी हम डाल दिए। ठीक है, इनका नाम क्या है, देवाशीष पांडा, मार्च 2022 से है। ठीक है, एफडीआई रेगुलेशन क्या है, इट ओवरसीज द कंप्लायंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, करेंटली 74%, ऑटोमेटिक रूप में 74% है। ठीक है, जो आपको थोड़ा पहले भी बताए थे। अब हम लोग देखें क्या, बैंक एश्योरेंस। अब किसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस, देखिए बैंक इंश्योरेंस बोलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों एक प्रकार का ना पार्टनरशिप फॉर्म करती है। ठीक है, इस पार्टनरशिप में होता क्या है ना कि जो बैंक होता है ना वो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करता है। जैसे आपको आइडिया होगा कि जो बैंक सब है उसका तो बहुत सारा ब्रांच है ना, इंडिया में बहुत सारा ब्रांच है, हर बैंक का अपना अपना बहुत सारा ब्रांच है। तो क्या होगा भाई, अगर इसे टैप कर लिया जाए बैंक से तो उसका ब्रांच का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस लिए, सेलिंग पर्पज के लिए, इंश्योरेंस को सेल करने में वो हेल्प होगा। तो बैंक इंश्योरेंस एक प्रकार से वही सेम चीज बोल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। बैंक इंश्योरेंस इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। In this arrangement, the bank acts as distribution channel using its branch network and customer relationship to sell insurance product on behalf of insurance। सेम चीज जो आपको बताएं कि एक इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, एक बैंक से टाइप कर रही है। ठीक है, ताकि बैंक जो है कस्टमर लोग को इंश्योरेंस बेचने में हेल्प कर सके, बस इसका सिंपल सा यही मतलब है, और तो ये मतलब है नहीं बच्चों, तो उसका मीनिंग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ सिंपल कि बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो बैंक होती है ना एक प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम कर रही है। अब ये 3 तरह का अलग अलग रूट है इसमें। एक है रेफरल रूट। ठीक है, एक है रेफरल मॉडल। अब इसमें क्या होता है, इन दिस रेफरल मॉडल द बैंक ओनली रेफर्स इस कस्टमर टू द इंश्योरेंस कंपनी। The bank earns a referral fees for providing customer leads. It does not directly sell policy, provide insurance advice or bear underwriting risk। यहाँ पर बैंक क्या करती है, एकदम सिंपल से पढ़ने में पता चल गया होगा कि बैंक जो होता है ना, अपना जो कस्टमर है, जब इंश्योरेंस जैसे लोन, बहुत जगह इंश्योरेंस लोन लीजिएगा या और बहुत सारी चीज में बैंक मैंडेटरी आपसे इंश्योरेंस करवाती है। ठीक है, जैसे क्या लोन लीजिएगा, हाउसिंग लोन लीजिएगा, वहां पर आपसे 5 साल का मैंडेटरी लोन मांगा जाएगा, मतलब लोन बोलते हैं, इंश्योरेंस मांगा जाता है। ठीक है, जब गाड़ी लीजिएगा तो वहां भी देखिएगा मैंडेटरी हम लोग को इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, वो भी बैंक ही आपको सेल करती है एक प्रकार से। तो क्या थे बैंक सब, ये जो मॉडल है रेफरल मॉडल, इसमें क्या है, सिंपली बैंक जो है रेफर करेगी, इस कस्टमर को अपना रेफर कर देती है भाई कि तुम इस इंश्योरेंस के पास चले जाओ, वहां से ले लो। इससे बैंक को क्या फायदा होता है, इसके बदले बैंक थोड़ा सा फीस ले लेती है इससे इंश्योरेंस कंपनी। जैसे हम लोग देखिएगा जब स्टार्टिंग में जब फोन पे यूपीआई ये सब जो आया था, लोग आप रेफर कीजिए क्या होता था, आपको प्लस आपका दोस्त को भी कुछ पैसा देता था, और उसको पहले क्या था सिर्फ आपको मिलता था, बाद में दोनों को मिलने लगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये एकदम वही सेम चीज है रेफरल मॉडल। कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल, अब इसमें क्या है, इन द कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल द बैंक बिकम्स अ रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। द बैंक एम्प्लॉय
बैंक एम्प्लॉयज कैन सेल इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर एंड द बैंक अर्न्स अ कमीशन ऑन द पॉलिसी सोल्ड। अब इसमें क्या है, अब इस कॉर्पोरेट मॉडल में क्या है कि बैंक जो है समझ एक प्रकार से खुद को रजिस्टर करा लेती है एज ए एजेंट के तौर पे। ठीक है, किसके तौर पे, एक कॉर्पोरेट एजेंट एजेंसी मॉडल बोलने का मतलब क्या भाई, अब बैंक अपने आप को खुद को एक एजेंट की तरह खुद को रजिस्टर करा ली है, जो क्या करेगी, इंश्योरेंस बेचेगी। जो होता नहीं है आपका घर परिवार में बहुत को लोग होता होगा जो एजेंट आपको पॉलिसी बेचता होगा, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का चाहे अलग अलग का। लोग अब जो पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी का वो अपना आसपास पड़ोसी से ही तो लेते हैं। तो ये यहाँ पर वही सेम काम, एजेंट वाला काम कौन कर रही है, बैंक कर रही है, और वैसा उसके बदले में कमीशन ले रही है। ठीक है, फिर लास्ट आ जाइए जॉइंट वेंचर मॉडल। अब ये क्या है, जॉइंट वेंचर जैसा आप सुने होंगे बच्चों, जहां पर दो या दो से अधिक जब लोग एक पार्टनरशिप कर लेता है और एक नया कंपनी फॉर्म कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर मॉडल। ये आप नॉर्मल मीनिंग पढ़े होंगे। अब वही सेम लॉजिक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। एक सेकंड देखिए, इन द joint venture model, the bank and insurance company jointly establish an insurance company. The bank may participate in capital investment, business decision, and product development, and shares the business risk and its profit. तो बताएं, यहाँ पर दोनों कोई क्या कर रहा है भाई, कि एक तरफ है बैंक और एक तरफ है इंश्योरेंस कंपनी। ये लोग दोनों में आपस में आकर के मिला और एक नया ही एक वेंचर यानी कि एक नया ही समझ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो इस पे कुछ पैसा बैंक लगाया, मतलब जैसे लिखा हुआ है बैंक जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगी, और इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस सेल करने का काम करके सो तो करेगी। यानी कि दोनों को मिल करके एक नया इंस्टीट्यूशन बना दिया है। ठीक है, और इसमें दोनों को जॉइंटली अगर देखिएगा, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को मिलकर एक नया इंश्योरेंस कंपनी खोल दिया है, जहां पर रिस्क प्रॉफिट शेयरिंग ये सब दोनों को मिलकर लेगा, बैंक भी और आपका इंश्योरेंस कंपनी भी। ठीक है, जैसे कौन है आपका SIV लाइफ है, HDFC लाइफ है, ये सब क्या आपका, ये सब दोनों को मिलकर इंश्योरेंस कंपनी और SBI मिलकर के ये सब ओपन किया, सो उसका नाम है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सब पे फोकस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या होता है ना, कभी कभी वो टर्म लिख देता है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको हेल्प होगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, क्वेश्चन सब में। अब इनकम टाइप फॉर बैंक्स। अब बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड्स बैंक विद lucrative सोर्स ऑफ फीस बेस्ड इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम। अब देखिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम बोलने का मतलब क्या है, अब इसमें क्या है, बैंक जनरली अपना प्रॉफिट कैसे कमाती है भाई, इंटरेस्ट से। ठीक है, कस्टमर्स में ज्यादा कस्टमर को ज्यादा मान लीजिए कस्टमर है, इससे बैंक क्या करती है, इसका डिपॉजिट लेती है बैंक इस कस्टमर का डिपॉजिट लेती है और उसको बदले में 6% देती है, और यही सेम पैसा वो दूसरा को लोन के तौर पर बांट देती है 10% में, यानी कि 4% के इंटरेस्ट के तौर पर वो अपना प्रॉफिट अर्न करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इंश्योरेंस के केस में, ये तो जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ पर जो बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पर भाई वो लोन किसी को दिया नहीं है, तो प्योर प्रॉफिट है ना। यहाँ सिंपली क्या भाई, बैंक जो है इंश्योरेंस का काम कर दे रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि जब लॉस हो जाएगा या मान लिया घटना घट गया तो उसको बैंक को झेलना है, नहीं, वो तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी ना, वो तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। मान लिया इंश्योरेंस नहीं है, उसको भले SBI सेल किया हो, बट इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी अगर उस पर्सन का डेथ हो जाए, किसी कुछ हो जाए तो क्या ये एक प्रकार से प्योर इनकम है। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम सोच के देखिए, ये आप हैं, ठीक है, आप मोटरसाइकिल लेने गए, बाइक लेने गए, और उससे आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचना पड़ा। वो कौन बेचा, मान लीजिए SBI आपको सेल कर दिया, या ICICI, ये सब आपको सेल कर दिया। अब अगर आपका एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, दुर्घटनावश मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली, तो क्या SBI आपको पे करेगी, नहीं। SBI तो आपको सेल की है। अगर आप इंश्योरेंस जिस कंपनी का लिए होंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो क्लेम आपको पे करेगा ना, तो इसका तो SBI को तो बैठा बैठा फायदा हुआ ना। ठीक है, नॉन इंटरेस्ट इनकम हो गया। ठीक है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी NPA भी नहीं हो सकता, क्यों, कि भाई यहाँ पर तो वो आपको लोन थोड़ी नहीं दिया है, लोन नहीं दिया है वो। ड्यूल रेगुलेशन, ऑब्वियस भाई, ड्यूल रेगुलेशन बोलेंगे मतलब क्या है, बैंक को रेगुलेट करेगा RBI, और आपका इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगा आपका IRDAI। ठीक है, ओपन आर्किटेक्चर नॉर्म्स। अब ये क्या है, ओपन आर्किटेक्चर नॉर्म्स गिव्स कस्टमर मोर चॉइस बाय अलाउइंग अ बैंक टू वर्क विद मल्टीपल insurance instead of being tied to only one insurance. Under the current framework, a bank acting as a corporate agent can have arrangement with up to 9 life insurance, 9 general insurance, और 9 stand alone health insurance. अब ये क्या है भाई, किसी प्रकार के लोग मोनोपोली ना क्रिएट कर ले,
मोनोपोली ना क्रिएट कर ले, कि एक ही बैंक पूरा कब्जा ना कर ले, इसलिए क्या है कि एक होता ना कि बैंक सबको भाई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप 9 लाइफ इंश्योरेंस में, 9 जनरल में, 9 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में ही पार्टिसिपेट कर पाइएगा, इस टाइप से। ठीक है, मेनली ये मोनोपोली को तोड़ने के लिए ऐसा समझ लीजिए बच्चों है। ठीक है, याद रखिए ओपन आर्किटेक्चर कितना है, 9 + 9 + 9, 9 लाइफ इंश्योरेंस, 9 जनरल और 9 स्टैंड अलोन। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो था, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक इंश्योरेंस ओरिजिनेटेड इन फ्रांस ड्यूरिंग 1980। ये कहाँ पर फ्रांस में आया, मतलब ये जो बैंक इंश्योरेंस जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली कहाँ से आया आपका, 1980 फ्रांस से निकल करके आया है। ठीक है, अब एक नया वर्ड आ गया री इंश्योरेंस। अब इसका क्या मतलब होता है, री इंश्योरेंस का सिंपल मतलब क्या होता है बच्चों, इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल में पढ़िए कि सपोज एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर अ लार्ज फैक्ट्री वर्थ 1000 करोड़। एक इंश्योरेंस कंपनी जो है एक फैक्ट्री का 1000 करोड़ का इंश्योरेंस ली है। ठीक है, इफ ए मेजर डिजास्टर ऑकर द कंपनी में हैव टू पे अ ह्यूज क्लेम टू रिड्यूस दिस रिस्क, इट ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द रिस्क टू द इंश्योरर। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि वो फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री है जो इंश्योरेंस कंपनी दी है, किसको, मान लीजिए एसबीआई का जो भी है, या मान लिया जो भी एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए एक नाम मार्क कर लीजिए, कितना सौ दाम है भाई, 1000 करोड़ का, मतलब प्राइस नहीं है उसका, मतलब 1000 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी वो ली है, उसके बाद वो प्रीमियम पे करती होगी। अब 1000 करोड़, ये जो 1000 करोड़ का जो अमाउंट है ये छोटा मोटा नहीं है। अगर ये कोई मेजर डिजास्टर हो गया, कोई मेजर डिजास्टर हो गया, तो ये एक कंपनी इतना पे करते करते तो बैंक करप्ट हो जाएगी, होगा कि नहीं। तो ये अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या करेगी भाई, ये दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जो बी नाम का जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कुछ पोर्शन सेल कर देगी कि भाई थोड़ा सा तुम भी ये रख लो, तुम भी रिस्क ले लो और जो प्रॉफिट होगा तुम देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये जो जो तरीका किया गया कि बैंक अपना ये जो इंश्योरेंस कंपनी ए है अपना कुछ रिस्क ट्रांसफर कर दी इंश्योरेंस कंपनी बी को, इसी को क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस। समझ में आया, ये था। तो मेन पर्पस क्या भाई, रिस्क शेयर करना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, अवॉइड एक्सेसिव लॉस और इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू इंश्योर लार्ज रिस्क, ये है। ठीक है, अब देखिए की पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होता है। एक है सीडिंग कंपनी। सीडिंग कंपनी किसको बोलेंगे, द सीडिंग कंपनी इज द ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी दैट ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ रिस्क टू द इंश्योरेंस। से बताएं जो कंपनी ए है ये क्या कहलाएगा आपका, सीडिंग कंपनी, जो मेन कंपनी है। ठीक है, री इंश्योरर कौन होगा, द री इंश्योरर इज द कंपनी दैट एक्सेप्ट द रिस्क ट्रांसफर बाय द ओरिजिनल इंश्योरर। ऑब्वियस है, इसमें कौन होगा, कंपनी बी आपका री इंश्योरर है। समझ में आया, ए जो था आपका सीडिंग कंपनी है, एक कंपनी ए, और जो बी था वो इंश्योरेंस कंपनी क्या आपका री इंश्योरर कंपनी। टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस, अब अलग अलग टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस होता है। एक है आपका क्या, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस इज अरेंज ऑन केस बाय केस बेसिस फॉर इंडिविजुअल रिस्क। इट इज जनरली यूज फॉर लार्ज अनयूजुअल और हाई वैल्यू रिस्क such as large factory, power plant or major infrastructure project. This insurer evaluate the risk separately and has right to accept or reject it. क्या मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब बच्चों कि मान लीजिए जो बी है, ठीक है, जैसे ए जो है ट्रांसफर करना चाहती थी भाई बी को रिस्क। अब बी जो है उस पूरा रिस्क को असेसमेंट किया, एनालाइज किया। ठीक है, जनरली उसको एनालाइज किया, मतलब एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, जो भी उसको सही गलत लगा वो सब सारा काम किया, और वो करने के बाद इवेलुएट करने के बाद रिस्क को, अब उसको मर्जी है, बी चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, चाहे तो फिर रिजेक्ट भी कर सकती है, जो क्या बोलते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। ठीक है, जैसे लिखा होगा इंडिविजुअल इज इक्वल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो जैसा उसको ठीक लगा वो एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट कर सकती है, बी रिजेक्ट करने का मन है तो रिजेक्ट कर सकती है, उसको लगा भाई नहीं बहुत रिस्क नहीं ले सकते, उसका मर्जी है। ट्रीटी री इंश्योरेंस, अब ये क्या है, ट्रीटी री इंश्योरेंस इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट कवरिंग अ पर्टिकुलर क्लास और पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क। The reinsurance agree in advance to automatically accept risks that fall within the terms of the treaty. इस एग्जाम्पल में देखिए, an insurance company may have a treaty covering all eligible motor insurance policy written during a particular period. अब इसमें क्या है ट्रीटी पे भाई कि यहाँ पर ये लोग एडवांस, मतलब इसको एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि भाई कि ठीक है हम पूरा, मतलब जो पर्टिकुलर जो क्लास है, जो पर्टिकुलर जो पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें एक्सेप्ट करते ही क्या हो जाएगा कि एडवांस में भाई हम लोग रिस्क को एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, मतलब अब कुछ भी अगर लॉस होगा तो आपको भी पेमेंट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी में
हैव ट्रीटी कवरिंग ऑल एलिजिबल मोटर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी रिटेन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, यानी कि होल क्लास या पोर्टफोलियो जितना भी वो ले रहा है वो सीधा ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो जाएगा उस रिस्क का, यानी कि वो भी बियर करेगी। ठीक है, तो इसमें मेनली यही लिखा हुआ है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, एक क्या आपका रेट्रोसेशन। अब ये क्या होता है? रेट्रोसेशन occurs when a reinsurer transfer a part of the risk it's already accepted to the another insurer। ये समझ में आया? यानी कि री इंश्योरर ऑफ इंश्योरर, यानी कि यहाँ क्या हुआ, जैसे ए जो था बी को दिया, ठीक है, तो ये क्या था आपका एक प्रकार का री इंश्योरेंस। अब बी किसी जो सी भी एक प्रकार का आपका इंश्योरेंस कंपनी, वो उसको भी दे दिया। या ये फिर बहुत बड़ा है, हम लोग तीनों मिल करके इसको बियर कर लेते हैं, इसलिए तुम भी शामिल हो जाओ। अब सी का भी मर्जी है भाई, जो ऊपर दो दो प्रकार का पढ़े, एक आपका ट्रीटी और एक आपका फैकल्टेटिव, सी को जैसा लगे वो वैसा एग्रीमेंट बना करके एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या आपका रेट्रोसेशन। अब देखिए सब कैटेगरीज ऑफ ट्रीटी री इंश्योरेंस। अब देखिए सब कैटेगरी है ट्रीटी ऑफ री इंश्योरेंस का, ये उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बच्चों, फिर भी ऊपर ही ऊपर थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट उतना मैटर नहीं करता है। री इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट था और टाइप्स काफी था। अब ये जो कैटेगरी है टाइप ऑफ री इंश्योरेंस, ये भी देखने बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि कभी काम नहीं आएगा, क्या पता पूछ दे एग्जाम में, लेकिन एक होता है ना कि जैसा पैटर्न देखिएगा तो लगता है कि नहीं पूछा है कभी, इस टाइप से है या बहुत रेयर पूछा है। तो इस ट्रीटी ऑफ इंश्योरेंस में दो प्रकार से, एक प्रोपोर्शनल और एक नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस क्या है? इन द प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस द प्रीमियम और एंड द लॉसेस शेयर्ड बिटवीन द इंश्योरर एंड द री इंश्योरर अकॉर्डिंग टू द प्री एग्रीड परसेंटेज। यानी कि इसमें क्या भाई कि इंश्योर जो ए और जो बी है, जो दोनों इंश्योरेंस कंपनी है, ये दोनों के जो बीच में जो पहले से ही यानी कि प्री एग्रीड परसेंटेज के हिसाब से शेयर बढ़ जाएगा। ये हो सकता है ये 80% रख ले, ये 20% रख ले, या हो सकता है ये 60 रख ले, या 40 रख ले परसेंटेज, ये इस टाइप से है। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल है? कोटा शेयर और सरप्लस ट्रीटी करके, तो प्रोपोर्शनल मतलब क्या फिक्स परसेंटेज शेयरिंग, और दोनों अपना अपना बांट लिया है। नॉन प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस क्या है? In a non-proportional insurance, the insurance become liable only when the loss exceed a pre-agreed financial limit। ठीक है, अरे यहाँ पर क्या है कि भाई अगर एक्सेस ऑफ लॉस हुआ तो केवल इसमें आएगा। ठीक है, नॉन प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस में, यानी कि जितना कवर कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि इन नॉन प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस द इंश्योरेंस बिकम लाइबल ओनली व्हेन द लॉस एक्सीड अ प्री एग्रीड फाइनेंशियल लिमिट। जो लोग डिसाइड किया उसके अगर ऊपर चला जाए तो केवल नॉन प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस कहलाएगा और नहीं कहलाएगा वरना। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नॉन प्रोपोर्शनल से तभी कहलाएगा जो लॉस जो है क्रॉस करे द लिमिट को, और उसमें तब जाके इंश्योरेंस पे करेगा, वरना पे नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या आपका नेशनल री इंश्योरर। अब ये क्या है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि जीआईसी। ठीक है, ऊपर में आया था ना जीआईसी, आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज इंडिया नेशनल री इंश्योरर एंड ओनली इंडियन री इंश्योरर रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब एक लौता है जीआईसी जो आपका एक प्रकार से री मतलब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदती है। ठीक है, इसका मतलब बहुत मोटा वाला कंपनी है, मोटा मतलब पैसा से मोटा। ठीक है, ऑब्लिगेटरी सेशन क्या है? ऑब्लिगेटरी सेशन मींस दैट प्रिस्क्राइब पोर्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस बिजनेस मस्ट बी सीडेड बाय डोमेस्टिक इंश्योरर टू इंडियन री इंश्योरर अंडर द एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लेकिन जैसे जीआईसी जो है disclosure state that it receive obligatory cession on every policy by domestic general insurer 4% statutory cession and has been applicable subject to the prescribed limit। यानी कि सिंपली भाई बता रहा है जो ऑब्लिगेशन है वो सब बता रहा है, तो उतना उसमें देखने की जरूरत है नहीं बच्चों, कुछ में समझाने के लायक कुछ है भी नहीं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है री इंश्योर करेगा? ऑब्वियस कुछ तो बेसिक आपको क्लियर पता चल जाएगा। इंक्रीज अंडर राइटिंग कैपेसिटी, ऑब्वियस भाई कि इनेबल इंश्योर टू एक्सेप्ट लार्ज रिस्क। अब देखिए, अब हम एक कंपनी, हमको जब भी लगा कि भाई हमको ज्यादा ले लिए, हम मतलब जो एक कंपनी को जब भी लगेगा कि भाई हम ज्यादा ही ले लिए हैं, वो क्या करेगा? कंपनी बी को दे देगा, उससे क्या होगा? रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइज फाइनेंशियल रिजल्ट, ऑब्वियस है इसमें, ऑब्वियस ऊपर नीचे होते रहता है जो फाइनेंशियल मार्केट है, तो क्या उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने में हेल्प भी हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक लॉस, अब ये भी हो सकता है कि भाई अगर ह्यूज अमाउंट में अगर लॉस हो गया तो बी जो है हेल्प कर देगी। ठीक है, और मेंटेन सॉल्वेंसी, ऑब्वियस है भाई कि अगर भयंकर लॉस हो गया तो भी आपको 2 आदमी थे और भी बहुत बड़ा हो गया तो 3 आदमी हो गए, ये तीनों का तीनों क्या होगा? शेयर करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग फिर भी बैंकरप्ट नहीं होंगे, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी बैंकरप्ट तो नहीं होगी। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखिए, एक है आपका क्या? लाइफ इंश्योरेंस, ये तो आप सुने होंगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद। इंश्योरेंस ऐसा चीज है कि अगर आप
इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट लोग पास बैठ जाइएगा ना, 5-10 मिनट बैठ जाएगा, आधा घंटा, ये लोग यकीन दिला देगा कि जीने में तो जी तो आप बेकार में ही रहे, मरिए, आपको बेनिफिट बहुत है। इस टाइप से है ये लोग, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग नेशनलाइज कब किए थे? 1 सितंबर 1956 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। कब डिफाइन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 इंश्योरेंस कंपनी 1930 एक्ट में डिफाइन है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक है क्या आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बोलने का मतलब क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड प्योर रिस्क कवर। क्या मतलब हुआ? The claim is paid only when the insurance died during the policy term, normally when there is no maturity benefits. सिंपल सा मतलब भाई कि ये एक आपका ऐसा पॉलिसी है जो टर्म इंश्योरेंस है, इसमें जो जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो पर्सन इंश्योरेंस लेगा, इसका मरने पे ही उसको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, होता ना कि भाई हम जमा कर रहे थे, हमको बाद में एक मोटा पैसा, एक 60 साल के बाद जो भी मैच्योरिटी डेट लिया होगा, जितना भी दिन का आप इंश्योरेंस लिया, मान लीजिए 5 साल का लिए, तो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको ये पैसा सिर्फ तभी मिलेगा अगर 5 साल का आपका ये इंश्योरेंस है, और इस 5 साल के दौरान मान लीजिए 1 से लेकर 5 साल का है, तो इस पीरियड में आप कभी भी डेथ कीजिएगा तो जाके आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? टर्म इंश्योरेंस। यानी कि जो इंश्योरेंस है आपको कब मिलेगा? ओनली डेथ रिस्क कवर, केवल डेथ को ही कवर करता है। ये जनरली होता है ना, जैसे आर्मी हम होगा, पुलिस वाला सब हो गया, ये सब क्या है? रिस्की है, ठीक है। देश में सेवा करता है, देश सेवा करते रहता है, तो भाई बहुत रिस्क रहता है, ठीक है। Endowment policy. An endowment policy provides a sum assured on maturity or on the date of insured, whichever is occur earlier. It combines insurance protection plus saving. अब देखिए ये क्या है ना, endowment प्रोडक्शन प्लस सेविंग। अब इंडिया में, अपना देश में इंश्योरेंस सेल करना कोई मजाक नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, बहुत बहुत दिक्कत वाला काम है। क्यों? क्योंकि इंडियन मेंटालिटी ये है कि भाई क्या हम लोग ये सब चीजें ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पसंद नहीं करते। क्यों? हम लोग बच्चों इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह नहीं देखते हैं। ये इंश्योरेंस का मतलब क्या भाई? प्रोटेक्शन देना। तो हम लोग उसको वो इस वजह से नहीं देखते। एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली से, वो लोग के लिए क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है कि हम तुमको हर महीना अगर 2,000 रुपए दे रहे हैं प्रीमियम के नाम पर, तो भाई हमको बाद में तुम कितना दोगे? अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचने आता तो ज्यादा पहले ही सवाल कि भाई इतना पैसा आपको देते हैं तो हमको क्या दीजिएगा रिटर्न में। वो ये नहीं देख रहा कि भाई कंपनी आपको प्रोटेक्शन दे रही है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका फैमिली, बाल बच्चा जो, इसको हम संभालेंगे, नहीं, वो सब नहीं। अब रिटर्न में क्या दीजिएगा? हम लोग मरेंगे नहीं, इतना भरोसा हम लोग मान के चलते हैं। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्शन के तौर पर नहीं देखते बच्चों, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए ना यहाँ पर पॉलिसी बेचना बहुत डिफिकल्ट काम है इंडिया में। तो इसीलिए यहीं पर इंडिया में ही समझ लीजिए खासकर ऐसा होता है कि इंडोमेंट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम लोग प्रोटेक्शन भी और सेविंग भी, यानी कि मान लीजिए 2,000 रुपये हर मंथ आप जमा कर रहे हैं और आप 60 साल तक पूरा जमा किए, तो आपको 60 साल तक तो जो मिलेगा सो मिलेगा। ऑब्वियस इसमें पैसा थोड़ा कम मिलेगा मरने पे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा मरने पे, क्योंकि भाई इसमें तो आप केवल प्रोटेक्शन ले रहे हैं ना, और इसमें क्या है? आप प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मांग रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसमें पैसा को थोड़ा कम देगा। 60 साल तक मिलेगा, और 60 साल जैसा आपका मान लीजिए कंप्लीट हुआ तो आपको एक बहुत मोटा पैसा, ठीक है, एक बड़ा लमसम अमाउंट आपको थमाया जाएगा, ठीक है। मतलब जितना हम 60 साल इसलिए लिएगा कि 60 साल तक ही वर्क करते हुए हम जॉब करते हैं, या जितना मर्जी आप जितना साल का लीजिएगा उतना आपको मैच्योर डेट मिलेगा। आप 5 साल का लीजिए, 10 साल का लीजिए, 15 का लीजिए, 20 का लीजिए, जैसा लीजिएगा वैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट लॉस, सबका अपना कुछ बेनिफिट है, कुछ लॉस है, ठीक है। होल लाइफ पॉलिसी, अब ये क्या है? होल लाइफ पॉलिसी प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज फॉर एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। दिस क्लेम इज जनरली पेड टू द नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योरेंस। अब कुछ ऐसा भी पॉलिसी आता है जहां पर पूरा जिंदगी भर का इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, पूरा लाइफ का ले लेते हैं कि अगर वो किसी कारण से मेरा डेथ हुआ तो जाकर के मेरा जो नॉमिनी होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। यही सब बहुत ड्रामा होता है। बहुत कोई लोग होता है ना, देखे मूवी में देखे, जानबूझ के मार देता है इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। अब वो मूवी में होता है, आपको नहीं पता रियलिटी में क्या कंडीशन है, पर ये होता है आपका, समझिए नॉमिनी एक फैमिली मेंबर ही बन सकता है बच्चों, याद रखिएगा। एक फैमिली मेंबर ही नॉमिनी बन सकता है, अपना दोस्त यार को नहीं बना सकते, ठीक है। अब प्रीमियम में भी पेड थ्रू आउट द लाइफ फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब और स्पेसिफिक पीरियड, जिंदगी भर में पेमेंट हो सकता है प्रीमियम, और स्पेसिफिक पीरियड भी, मतलब
जैसा एग्रीमेंट, जैसा इंश्योरेंस कंपनी निकालती है वो पॉलिसी। एक होता है क्या आपका एन्युटी पॉलिसी। अब इसमें क्या है, इन एन एन्युटी पॉलिसी द पर्सन इन्वेस्ट लम सम और मेक अ स्पेसिफिक पेमेंट एंड रिसीव अ रेगुलर इनकम यूजुअली आफ्टर रिटायरमेंट। अब इसमें क्या होता है कि बहुत कंपनी सब बहुत सारा क्या करता है ना, कि किसी किसी को पेंशन, बहुत कोई लोग पेंशन में पैसा जमा नहीं किया रहता है, ठीक है, बहुत कोई लोग पेंशन में पैसा जमा नहीं किया रहता है। अ, आगे आपको पेंशन पढ़ने को भी मिलेगा। बहुत कोई लोग पेंशन जमा नहीं करा, नहीं कटवाया पेंशन। मान लीजिए वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं था, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था, पेंशन नहीं कटवाया, प्राइवेट सेक्टर में था, पूरा पैसा भी कमाता था, पर फिर भी पेंशन नहीं कटवाया, लिया उसका मर्जी भाई। अब जब एज रिटायरमेंट वाला एज आने लगा, 60 के बाद शरीर तो काम करेगा नहीं। आपको पता है मैक्सिमम एम्प्लॉय सब अपना रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन में चल जाता है। आप सोच के देखिए, जिसको 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख पर मंथ के, उस एज तक तो अच्छा खासा सैलरी चल जाता है ना। रिटायरमेंट तक आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी चल जाएगा। अगर जिंदगी भर खटिएगा तो उतना चल ही जाता है। आप सोचिए एकदम से आपको 2 लाख रुपए पर मंथ का मिलना बंद हो जाए तो हार्ट फेल नहीं करेगा आपका? घर कैसे चलेगा? टेंशन रिटायरमेंट का 4-5, 2 साल 3 साल पहले से टेंशन हो जाएगा भाई कि हम पेंशन भी नहीं कटवाए हैं, मतलब कैसे जिंदगी कटेगा, बहुत रिस्क टेंशन लग लेता है। तो बहुत कोई लोग क्या करेगा कि भाई एक कंपनी के साथ जाकर के क्या होगा, एक लमसम पैसा थमा देगा और बोलेगा हमको हर महीना एज अ इनकम या भी बोलो पेंशन के तौर पे देते जाइए। तो मैं, अब जिसको होता है ना रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड में, रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड में एक मोटा पैसा चल जाएगा। हो सकता है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जैसा आप जिंदगी भर कटवाए होंगे। मान लीजिए 50 लाख चल गया। अब वो 50 लाख एक ही बार थमा दिया कंपनी, एक ही बार थमा दिया, और उसके बाद बोलते हैं भाई अब तुम हमको हर महीना महीना इंटरेस्ट बोलो चाहे जो बोलो उस हिसाब से एक मंथली रेगुलर इनकम के तौर पे देते जाओ, ताकि जो आदि हो गया है ना कि हर महीना महीना पे एक आपके पास सीधा 50 लाख रुपए रहेगा तो हो जाता है उसको खर्च कर दीजिएगा, फूक दीजिएगा। आप बोल सकते हैं सर हम उसको एफडी में डाल देंगे। हाँ एक प्रकार से आप वो भी कर सकते हैं, पर एफडी में क्या है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, और इस सब में डालिए कि आपको ज्यादा देगा। तो देख लीजिए आप रिस्क लेने का कितना कैपेबल है। अब करने को तो आप 50 लाख का दुकान खोल के भी बैठ सकते हैं, है कि नहीं? या उसको आप रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, जहां आपको मर्जी लगा सकते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट रिस्क, कि आप कैसा चाहते हैं, कैसा आपका क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है कोई खराब नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रिस्क, भाई आपके अंदर कितना जिगरा है। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, कवर 2 और मोर पर्सन अंडर सिंगल पॉलिसी। ये तो बहुत कॉमन है बिजनेस और स्पाउसेस के लिए। ठीक है, भाई होता है ना कि जॉइंट अकाउंट खुलाते नहीं है, जॉइंट अकाउंट खुला लिए ताकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लिए भाई, जिसमें स्पाउस, हस्बैंड वाइफ लोग, पार्टनर लोग आपस में मिलता है कि एक को कुछ हो गया दूसरा सहारा बन, उसका पैसा मिलेगा दूसरा को सपोर्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत कॉमन सा चीज है। यूलिप, अभी क्या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूलिप combines life insurance protection with market link investment. A part of the premium provides insurance coverage while the remaining amount is invested in the market link fund. यानी कि जो अगर आप यूलिप लेते हैं यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो आपका कुछ पैसा आपको इंश्योरेंस भी थमाएगा, प्रोटेक्शन भी थमाएगा, और साथ ही वो कुछ पैसा आपका शेयर मार्केट या अलग अलग मार्केट में लगा दिया जाएगा। तो जैसा मार्केट अगर ज्यादा रहा तो ये आपको जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिला तो मिल रहा है। ठीक है, आपका इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, ये इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए ये वाला पार्ट केवल प्रोटेक्शन का है, जितना आपको मरने पे मिलना वो मिलेगा। आपको जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ये रहा मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होगा, अगर मार्केट बहुत अच्छा रहा तो आपको जितना समय का पॉलिसी लेगा तो मैच्योरिटी डेट पे आपको मोटा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। मार्केट पूरा अगर गिरा रहा तो आपको बहुत खराब पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा ये बात सोच लीजिए बच्चों के, मान लीजिए आप 1 से लेकर 15 साल तक पैसा जमा किए और इस 15 साल में मार्केट खराब हो गया था, वो खराब पैसा, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चलता है। ठीक है, उस हिसाब से वो चलता है। फिर क्या है बच्चों, जनरल इंश्योरेंस। अब देखिए जनरल इंश्योरेंस में क्या है, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग फ्रॉम नन नन लाइफ इंश्योरेंस रिस्क एंड एसेट। ऑब्वियसली भाई जो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर और जो दूसरा इंश्योरेंस क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन आता है, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। उसके अलावा जो इंश्योरेंस कीजिएगा इंसान का जिंदगी को छोड़ के और कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं वो कहलाता है आपका जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में पहला इंश्योरेंस क्या आपका फायर इंश्योरेंस, आग लग जाएगा उसके कारण जो लॉस होगा वो क्या आपका फायर इंश्योरेंस होता है ना। मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है कि बहुत बार पानी का जो जहाज वहाज होता है ना उसमें भी डूबने सबने का खतरा रहता है, उसे आप बोलते हैं मैरिन इंश्योरेंस। तो मैरिन इंश्योरेंस कवर रिस्क एसोसिएटेड विद द मैरिन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग लॉस और डैमेज टू द कार्गो फ्रेट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। पता है ना, दूसरा देश से सामान हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं तो सामान को डूबने का डर रहता है, तो उससे भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, मैरिन इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस जो गाड़ी का लेते हैं, आपको आइडिया ही होगा। ठीक है, एक क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस सेहत के लिए लेते हैं, अगर कोई भाई फैमिली में बीमार उमार ना पड़ जाए
तो इसके लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 मेन डिफरेंस है आपका लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस आपका बहुत लंबा चल सकता है और जनरल इंश्योरेंस का जनरली वो 1 साल का ही रहता है, यूजुअली वो 1 साल का ही रहता है, उसको हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, यूजुअली 1 साल का रहता है, पर आजकल वो भी 4 साल 5 साल भी आरबीआई मैंडेटरी करते, जनरली वो रहता है 1 साल का ही है, उसको बार बार आप रिन्यू करते रहिए। पर अभी क्या है कि आरबीआई जबरदस्ती 5 साल का बेचवाती है। जैसे आप जाइएगा गाड़ी लेने तो आपको 5 साल जबरदस्ती बेचा जाएगा, भाई 5 साल कर लो मिनिमम। ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, ये क्या स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या भाई, कि लॉस होने पे आपको वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जिंदगी का तो कोई नहीं है ना, आप किसी का लाइफ का वैल्यू कैसे निकालिएगा कि उसको जिंदगी का इतना ही वैल्यू था, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी इंडेमनिटी नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है, इसमें जनरल इंश्योरेंस में होता है। मस्ट एग्जिस्ट ओनली एट टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी लेने समय वो पर्सन होना चाहिए। और मैरिड एट द टाइम ऑफ लॉस, फायर एट बोथ इन, मतलब इस टाइप कंडीशन में भी रहेगा तब भी वो हो सकता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, सर्टेनिटी डेथ और मैच्योरिटी विल बी डेफिनेटली हैपन। ऑब्वियस भाई सर्टन है कि भाई कुछ ना कुछ होगा, या तो मैच्योरिटी डेट पहले आएगा या तो इंसान मर जाएगा, दोनों में से एक होगा, एकदम श्योर है। और जनरल इंश्योरेंस क्या है, वो श्योर नहीं होता, वो अनसर्टन होता है, आग लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, चोरी हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो इन सब का क्या है अनसर्टन है। तो यहाँ पर बोल सकता ये भी तो आपको लग रहा होगा सब सर्टन कैसे है, यहाँ पर भी डेथ हो भी सकता है नहीं हो सकता है, और मैच्योरिटी, बात वो नहीं है। एक इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पेमेंट करने का नजर से देखिए आप, डेथ हुआ तब भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैच्योरिटी डेट आ गया, अगर मान लीजिए वो बोला भाई हमको 60 साल बाद पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तब भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। इस नजरिए इस एंगल से देखिए, यहाँ पर आपको दोनों केस में पैसा देना पड़ रहा है, चाहे उसका डेथ हो जाए चाहे इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी का डेट आ जाए, दोनों में पैसा देना है। यहाँ ऐसा नहीं है, आग लगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, नहीं लगा तो फूटी कौड़ी नहीं देगी, क्यों देगी फिर, अब वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रही थी ना। उस तरह पानी का जहाज डूबा तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा अगर आपका सामान इंपोर्ट होकर के आ रहा है तो ये है बच्चों। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ उबेरे में फेडी। ये उबेरे में फेडी का मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको हर एक चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। ठीक है, मटेरियल फैक्ट बोलने का मतलब है वो हर एक चीज जो इंश्योरेंस कंपनी को इम्पैक्ट डाल सकता है, तो सारा चीज आप डिस्क्लोज कीजिए, सिंपल भाषा में और कुछ नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका सिंपल मतलब इतना है कि अगर आप किसी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर आप किसी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपको सच में लॉस होना चाहिए, मतलब सच में भाई आपको किसी प्रकार नुकसान हुआ है तभी जाकर के उसको इंश्योरेंस किया जा सकता है, वरना वो इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल था, बाइक था, उसका आप इंश्योरेंस, भाई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका बाइक डैमेज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो वो ठीक है, तब आपको लॉस हुआ। पर मान लीजिए आपका पड़ोसी का घर है, ठीक है, आपका पड़ोसी का घर है, तो उसका घर में चोरी हो जाए तो आपको दुख हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, आपको दुख है भाई किसी घर में चोरी हो गया, पर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस तो ही ना हुआ है, तो इस चीज का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलने का मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एम्स एट प्लेस इंश्योरेड अप्रोक्सीमेटली द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। तो बताएं कि मान लीजिए आपका ये बिजनेस था, आप इसका जनरल इंश्योरेंस लिए थे, इसका मान लीजिए आप 5 करोड़ का लिए थे, तो 5 करोड़ आपका, आप उतना हम लोग रईस नहीं है, अच्छा ठीक है हम लोग रईस हैं, 5 करोड़ का हम लोग लिए थे, वही 50 करोड़ का लिए थे। तो इंश्योरेंस कंपनी का मान लीजिए और आपको फैक्ट्री में आग लग गया, तो कंपनी जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलते भाई कि आपको कितना का लॉस हुआ, आपको 5 करोड़ का लॉस हुआ, मान लीजिए 50 लाख का भले आपका पॉलिसी था, लेकिन आपको लॉस कितना हुआ 5 करोड़ का, तो हम आपको वापस उसी 5 करोड़ में वापस खड़ा कर देंगे, जितना का लॉस हुआ था उतना आपको हम कंपनसेट कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि भाई आपको वो प्रॉफिट ला करके दे, इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, जितना आपको लॉस हुआ आपको जस्ट उसी पोजीशन पे वापस लाके खड़ा करेगी। ठीक है, मान लीजिए आपका 50 करोड़ का था और उसमें से केवल 5 करोड़ का हुआ है, तो भाई केवल वो 5 करोड़ का ही आपको पैसा थमाएगी, बाकी 45 करोड़ तो कुछ हुआ नहीं है, वो तो ठीक ठाक है ना, केवल 5 करोड़ नुकसान हुआ है ना, तो केवल 5 करोड़ का ही वो आपको पैसा थमाएगी। यानी कि आपको केवल प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलने का बस मतलब समझिए, इंश्योरेंस दुनिया में इसको सिंपली बस ये बोला जाता है भाई कि जिस पोजीशन पे तुम पहले खड़ा था तुमको उसी पोजीशन पे जाकर खड़ा कर देंगे। तुम्हारा बिजनेस 50 करोड़ का था ना,
आग लग गया, अब 45 का हो गया ना, हम उसको वापस 50 कर देंगे, सिंपल, बस यही मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इफ यू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी सफर अ लॉस ऑफ 2 लाख, यू कैन नॉट नॉर्मली रिसीव 5 लाख। सब बताएं, अगर 2 लाख का लॉस हुआ तो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख नहीं मिल जाएगा, आपको 2 लाख ही मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, अब ये क्या हुआ, सब्रोगेशन बोलेगा मतलब क्या होता है, इसका फेमस लाइन है इंश्योरेंस कंपनी में, क्या इंश्योरेंस का प्रिंसिपल में, स्टेपिंग इनटू द शूज, स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर, क्या इसको बोले, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी था, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, इसका आप इंश्योरेंस दिए थे कितना, 5 करोड़ का। ठीक है, अब इस पे आग लग गया, आग लग गया ना, और आग लगने पे मान लीजिए ये 70% डैमेज हो गया और केवल 30% है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो पैसा पे कर देगी, पे करने के बाद इस प्लांट को वो खुद रख लेगी, वो जो प्लांट था ना उसको खुद रख लेगी। क्यों, क्या आप तो आप होशियारीगिरी कर रहे हैं ना, कि इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा लीजिएगा और अपना प्लांट को बेच, जो टूटा फूटा पार्ट बेचे ही पैसा कमाइएगा, तो ये होशियारी नहीं चलेगा। ठीक है, ये होशियारी नहीं चलेगा भाई। आपको इंश्योरेंस कंपनी एक बार अगर पैसा पे कर दी तो आपका ये जो प्लांट है ये किसका चला जाएगा, ये फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। इसी को बोलते हैं कि पहले जो आप मालिक थे उसका, जो पहले आप मालिक थे अपना प्लांट का, अब मालिक कौन है, अब मालिक है वो इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ इंश्योरेंस। समझ में आया? तो यही है, और तो ऐसा कुछ मतलब होता नहीं बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, यानी कि प्रॉक्सिमेट क्लॉज काउजेस, और वैसे भाई वो पेरिल काउजेस होना चाहिए। ठीक है, पेरिल मतलब जो जो लॉस हुआ उसमें आपका कोई गलती नहीं था, आप सारा चीज जो सेफ्टी था वो सब कुछ किए, उसके बाद भी वो हो गया, तब जाके आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, मतलब पैसा देगी। When a loss result from a chain of events, approximate cause is the dominant and effective cause of loss. The insured determine whether the approximate cause is covered under the policy. ठीक है, जैसे देखिए बात को समझिए, ये बहुत खतरनाक क्लॉज है। इंश्योरेंस कंपनी इसी का सबसे खतरनाक फायदा उठाती है। बात को समझिए, मान लीजिए ये आपका फैक्ट्री है, ठीक है, अब आपका फैक्ट्री है, अब इसमें जो वायरिंग था ना, ये वायरिंग जो था ये क्या था, आपका किसी प्रकार से थोड़ा सा पुराना हो गया था, ओल्ड हो गया था वायरिंग, और उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे थे। होता ना कि भाई अभी तो चल रहा, ठीक ठाक चलने दो, जब होगा तब देखेंगे। हम लोग जनरल इंडियन इंडियन तो ऐसे होते हैं ना, जब होगा तब देखेंगे, और जब होता है तो देखा नहीं जाता है भाई, बहुत दुख होता है। तो आप ऐसे सोचो भाई जब तक चल रहा है चलने दो, जब होगा देखा जाएगा। अब किसी कारण से फैक्ट्री में वो शॉर्ट सर्किट कर गया और ये पूरा फैक्ट्री में आग लग गई। अब मान लीजिए, अब इस फैक्ट्री का कीमत मान लीजिए 500 करोड़ था, तो 500 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, कितना भी अमाउंट था मान लीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी आप सीधा दिखा देगा, देखिए सर मेरा फैक्ट्री में तो आग लग गया, हमको तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा मेरा 500 करोड़ का नुकसान हो गया। अब आप सोचेगा चलो भाई इंश्योरेंस तो हम ले रखे थे, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको 500 करोड़ रुपए थमा दे, नहीं थमाएगी, 1 रुपया नहीं देगी। क्यों नहीं देगी 1 रुपया भी, क्योंकि जैसे ही वो देखे तुरंत पैसा देते नहीं है, पहले इंश्योरेंस कंपनी पहले तो इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, आग लगा कैसे, आग लगा कैसे। और एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया ना कि आपका लापरवाही के कारण आग लगा, जब आपको पता था कि पुराना हो गया वायर, सब आप चेंज नहीं किए, आप वो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए, आपको फूटी कौड़ी नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। ये है वो खतरनाक क्लॉज। तो मैं बच्चों, तो भाई आपको सारा चीज बरतना है सावधानी। ठीक है, आप खुला सांड की तरह नहीं घूम सकते। ठीक है, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे रहना चाहिए वैसे ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अब ये क्या है, इफ द सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट अगेंस्ट द सेम रिस्क विद टू और मोर इंश्योरर, द इंश्योर्ड कैन नॉट रिकवर फुल अमाउंट ऑफ द सेम लॉस फ्रॉम ईच। और मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी को आप 50 जगह इंश्योरेंस कंपनी लेके बैठे हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा। देखिए आप भले 2 पॉलिसी ले लीजिए, 3 पॉलिसी ले लीजिए अलग अलग कंपनी से, पर अगर एक प्रॉपर्टी पे लिए हैं तो जितना उसका जितना जितना था, अगर मान लीजिए वो 5 करोड़ का था तो वो केवल 5 करोड़ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक इंश्योरेंस, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तीनों को तीनों आपको पैसा पे करेगी 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, नहीं, सिर्फ 5 करोड़ पेमेंट होगा। आप 10 जगह ले लीजिए इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये है। और लास्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये क्या है, द इंश्योर्ड हैज ड्यूटी टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज और रिड्यूस द लॉस इवन दो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। जैसे ये जो पॉइंट बोले, देखिए ये जो लॉ, ये जो पॉइंट है, इसी से ये कोरिलेट करता है आपका किसमें, ये वाला से। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि सावधानी बरतिए, अलग अलग जगह लिखता है ना इंश्योरेंस कंपनी, बहुत होशियार है, इसको लिखा अलग, इसको लिखा अलग।
उसको पता है कि भाई आपको, अगर मेरे बात सुनिए बच्चों, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको हर चीज बताए, हर चीज समझाए, या आप हर चीज पढ़िएगा इंश्योरेंस का, अब जिंदगी में इंश्योरेंस ले लीजिएगा, डर के मारे ही नहीं लीजिएगा भाई, तो दुनिया भर का एक बट नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर वो लोग दिमाग खोल के दिए, यहाँ पर बोलता है भाई कि सही कारण हो चाहिए आग लगने का, तो आपको भी लगा हाँ भाई सही है, शॉर्ट सर्किट तो आपको जेन्युइन कारण लग रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जाना आपका गलती तो था नहीं, वो तो एकदम कॉमन सा चीज हो जाता है, तो आपको लग रहा है ठीक है भाई आपका मैं वो पैसा देगी, पर फिर बाद में आएगा ये वाला क्लॉज, फिर बाद में आएगा ये वाला क्लॉज, ये प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप सावधानी बरते कि नहीं बरते, और पता चला आप नहीं बरते तो फूटी कौड़ी वो नहीं देगी, तो इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, तो ये था। अब ये सब तो आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 7 प्रिंसिपल था बच्चों, ठीक है, ये जो 7 प्रिंसिपल था ना, इंश्योरेंस कंपनी का 7 प्रिंसिपल था, 7 प्रिंसिपल हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से लेके एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको दिखाते हैं, रिस्क, अलग अलग रिस्क होता है, ठीक है, ये टाइप ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, टाइप ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस। अब देखिए कितना प्रकार का रिस्क है, एक है आपका फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बोलने का मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू रिस्क वेयर रिजल्ट लॉस कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म, जिसको आप पैसा का टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क, अब इसको आप पैसा का टर्म में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे क्या, किसी इंसान का इमोशनल डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू, चूजिंग द रॉन्ग कैरियर, अब इन सबको इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती रिटायरमेंट, हालांकि डेथ का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो फिर भी उसको हम लोग एस्टिमेट लेके चलते हैं। तो इन सब चीज का जो आपको अपना प्यारा चीज खो दिए, मान लीजिए आपका घर में आग लग गया, आपका घर वो बहुत कीमती था, अब उसका इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती, जो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। इस चीज का जनरली क्या है ना, आपका जनरली वो इंश्योरेंस लेती भी नहीं है, कोई ऐसा चीज है जिसका आपको बहुत लगाव है, तो उसको जनरली इंश्योरेंस लेके भी नहीं, ठीक है, वो सीधा पहले आपका मॉनिटरी टर्म में होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो जैसे किसी का इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब आप सही सलामत है, अब आप भाई डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन के लिए वो आपका आपको इस तरह की चीज वो इंश्योरेंस नहीं ले सकती कि भाई अगर आप डिप्रेशन में चल जाइएगा तो आपको हम पैसा पे करेंगे, नहीं। हाँ, आपका हेल्थ वाला अलग चीज है, आपको बीमारी में आ रहा है वो अलग चीज हो जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आउटकम, प्योर रिस्क, प्योर रिस्क बोलने का मतलब क्या है, प्योर रिस्क इज अ सिचुएशन वेयर ओनली पॉसिबल आउटकम्स आर लॉसेस और नो लॉस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, एग्जाम्पल फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट और डेथ। इन प्योर रिस्क बोलने का मतलब है जहां पर प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या है भाई, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, सिंपल सा मतलब है, प्योर रिस्क बोलने का मतलब या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। प्योर रिस्क जनरली इंश्योरेबल, इसको हम जनरली इंश्योरेंस ले सकते हैं। और स्पेक्युलेटिव रिस्क, इसका देखिए क्या है, स्पेक्युलेटिव रिस्क इज अ सिचुएशन वेयर 3 आउटकम्स आर पॉसिबल, लॉस, नो लॉस और प्रॉफिट, ये 3 चीज हो जाए, यानी जब स्पेक्युलेशन का बात हो तो इसको इंश्योरेंस लेना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आदमी सट्टेबाजी पे उतर आएगा ना, फिर आपको होता है स्पेक्युलेशन, सट्टेबाजी पे उतर आएगा। देखिए मान लीजिए घोड़ा का राइडिंग है, ठीक है, उस पर लॉस हार भी सकते हैं, और घोड़ा का राइडिंग में छूटने बैठेगा, उसमें तो जीतिएगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ऐसा कुछ है। जैसे देखिए जो एग्जांपल दिया क्या है आपका, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। अब जैसे स्टॉक मार्केट का बात कीजिएगा तो उसमें क्या आपको लॉस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है शेयर में, तो इन सब चीज का इंश्योरेंस नहीं लिया जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अब स्टैटिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क एग्जिस्ट व्हेन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज, they commonly arise from natural events or human dishonesty such as fire, theft, robbery और embezzlement। अब इन सब को क्या है कि ये जो की पॉइंट्स है ना, स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन मोर प्रेडिक्टेबल इन द लॉन्ग रन एंड मे इंश्योरेबल। अब इन सब चीज को इंश्योरेंस पे लिया जाता है स्टैटिस्टिक्स, जहां पर भाई जो रिस्क है वो चेंज नहीं होता, वो समान हमेशा एक टाइप का रहता है, समान टाइप का रहता है, ठीक है। जैसे आपको ह्यूमन नेचर का ऑनेस्टी, चाहे वो चोरी कर ले, चाहे आग लग जाए, चाहे रॉबरी हो जाए, ये सब, ठीक है। डायनामिक रिस्क मतलब क्या है भाई, ये अभ्यस्त है, एक आपका स्टैटिक रिस्क, जैसे क्या आपका नो इकोनॉमिक चेंज, डायनामिक क्या है, इकोनॉमिक चेंज हो सकता है। डायनामिक रिस्क अराइज बिकॉज चेंज इन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और कंज्यूमर प्रेफर्ड, एग्जांपल इन्फ्लेशन, चेंज इन प्राइस लेवल, टेक्नोलॉजी चेंजेस और चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। अब ये सब क्या है, वाइडर सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमी आर ऑफन डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट, ठीक है। तो इन ये आपका इस तरह का जो चीज है जो फ्लक्चुएट करते रहता है इकोनॉमी, तो इन सब चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्रकार से डायनामिक रिस्क, ठीक है।
फिर क्या है आपका लास्ट है बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ इम्पैक्ट। एक होता है फंडामेंटल रिस्क और एक आपका क्या पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क क्या है अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी और द इकोनॉमी एज ए होल, इट जनरली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एग्जाम्पल वॉर, वाइड स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर और पेंडेमिक और सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब ये जो है फंडामेंटल रिस्क, ये जो है भाई एक समझ लीजिए पूरा इकोनॉमी को, पूरा सोसाइटी पे ये थ्रेट आएगा जब होगा। जैसे अब अर्थ कोई आ गया तो भाई ऐसा तो नहीं आपका घर को टारगेट करेगा, वो तो पूरा आपको सिटी टारगेट कर देगा ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल रिस्क। ये जो नेचुरल डिजास्टर के कारण आ रहा है तो सब पे होगा। पर्टिकुलर रिस्क मतलब क्या केवल आपके ऊपर आएगा। पर्टिकुलर रिस्क अफेक्ट्स इंडिविजुअल फैमिली और स्पेसिफिक बिजनेस रादर देन एंटायर सोसाइटी। समझ में आया? मतलब यहाँ पर क्या भाई या तो केवल आपको, आपका फैमिली को, आपका बिजनेस को, केवल उसको इम्पैक्ट कर रहा है, पूरा पूरा का पूरा इकोनॉमी, पूरा का पूरा सबको ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या है इसको आप सच रिस्क आर जनरली इंश्योरेबल, इसका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों इंश्योरेंस को लेकर के। आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो इसमें इतना ही। अब हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। उसका नाम क्या है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसी को हम लोग शॉर्ट में एनबीएफसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब किसको बोलते हैं एनबीएफसी और ये बैंक से अलग कैसे है, और ये बैंक से अलग कैसे है तो हम लोग भी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों चलिए हम लोग समझेंगे भाई कि एनबीएफसी बोलते किसको है। चलिए बोलने वाला पार्ट यहाँ से है आपका। ठीक है, ठीक है, एनबीएफसी आपका रजिस्टर्ड का है, बात कर देखिए रजिस्टर्ड का। एनबीएफसी आपका रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 में, वो रजिस्टर्ड है 2013 में, बट डिफाइन क्या हुआ है आपका आरबीआई एक्ट में। डिफाइन कहाँ क्या हुआ, आरबीआई एक्ट में डिफाइन क्या हुआ है, जबकि वो रजिस्टर्ड कहाँ पर आपका कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये रजिस्टर्ड है आपका कंपनीज एक्ट में, लेकिन डिफाइन क्या हुआ आपका कहाँ आरबीआई एक्ट में। किस सेक्शन में, आपका सेक्शन 45 ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 45I ऑफ चैप्टर 3B। ठीक है, इतना नहीं तो इतना लंबा याद नहीं कर पाएगा ना, ये जरूर याद रखिएगा आरबीआई एक्ट जरूरी है। और कम से कम सेक्शन 45I क्लॉज एफ। अब एनबीएफसी में एक और कंडीशन है, वो क्या आपका 50-50 टेस्ट। क्या मतलब वो 50-50 टेस्ट बोलने का, तो ये 50-50 जो टेस्ट है ना आपको प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया है। यानी कि यहाँ बोला जाता है कि भाई कि जो 50% जो एसेट है, जो टोटल एसेट है एनबीएफसी का, वो आपका 50% जो एसेट है वो आपको फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मस्ट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट। जितना भी एसेट्स है कंपनी के पास उसमें से फाइनेंशियल एसेट आपका 50% से ज्यादा होना चाहिए। समझना? और यानी कि एंड बोलने का मतलब होता है दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन 1 भी और जो कंडीशन अब जो 2 पढ़ने वाले हैं वो भी। एंड क्या, और जो इनकम जो जनरेट हो रहा है, जो इनकम जनरेट हो रहा है, जो टोटल जो इनकम है उस टोटल इनकम में 50% से ज्यादा इनकम, मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम आपका फाइनेंशियल एसेट से आना चाहिए। जो होता है ना जो अलग अलग जो लोन एडवांस जो दिए होते हैं ना गाड़ी फाड़ी से, इस सबसे, वो तो आपका फाइनेंशियल एसेट इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो एनबीएफसी दी जाती है। तो क्या देखने को मिला बच्चों 50-50 ग्रुप में कि एक आपका जो उसका एसेट है, टोटल एसेट में 50% आपका एसेट आपका मोर देन 50% आपका फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम में मान लीजिए अगर 100 है तो टोटल इनकम में मोर देन 50% यानी कि कम से कम 51% इनकम जो कहाँ से आएगा आपका फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि ये वाला से। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाकर के वो सही से आपका एनबीएफसी कैटेगरी में फिर वो सही से आता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एनबीएफसी को क्या क्या एक्टिविटी अलाउ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, एनबीएफसी को लोन्स एंड एडवांस अलाउ है बट डिपॉजिट अलाउ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, बस बहुत सारा ड्रामा है डिपॉजिट को लेकर के। जो ड्रामा है नीचे देखेंगे क्या ड्रामा है। देखिए अगर सिंपली देखा जाए मोटा मोटी, तो जो बैंक होता है, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन जो 2 फंक्शन करता है, ठीक है, जो 2 फंक्शन प्रोवाइड करता हो उसको क्या बोलते थे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक। और 2 फंक्शन कौन है, एक फंक्शन है भाई लोन्स और एडवांस देना, लोन्स देना और एडवांस देना। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। भाई अगर हम लोग पब्लिक से पैसा जमा ले रहे हैं तो ये 2 फंक्शन अगर कोई भी करती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक। एनबीएफसी आपका ये फंक्शन 100% अलाउ है। इसमें बहुत ड्रामा है डिपॉजिट वाला पार्ट में। ठीक है, मतलब नहीं के बराबर है एक प्रकार से। अब सुनिए और क्या क्या परमिशन अलाउ है। एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक एंड बॉन्ड, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी
शेयर में, स्टॉक में, बॉन्ड्स में, इन सब में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है। हायर परचेज और लीजिंग में एनबीएफसी मेनली सही मायने में इसी में तो काम आती है, हायर परचेज और लीजिंग में, बड़ा बड़ा मशीन में तो ये काम ही करती है। एनबीएफसी तो फाइनेंस करके देती है। ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस में भी इसको अलाव है, यूजुअली कहां पर, आपको कॉर्पोरेट एजेंट और ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है। चीट फंड, चीट फंड में भी इसको अलाव है। अब याद रखिएगा, चीट फंड जो है ना उसको आरबीआई नहीं देखभाल करती है। चीट फंड को देखभाल करने का काम मेनली स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। चीट फंड एक प्रकार से समझ लीजिए पब्लिक लोग से थोड़ा पैसा उसको जमा लेते हैं और बाद में लॉटरी की तरह वो निकलता है, इस टाइप से वो कुछ कुछ रहता है चीट फंड। एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा, पर इसी टाइप का होता है चीट फंड सा। जनरली ये बैन ही रहता है। ठीक है। अब अलाउ क्या क्या नहीं है सो समझिए। एग्रीकल्चर में हिस्सा लेना अलाउ नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हिस्सा लेना अलाउ नहीं है, और परचेज सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को छोड़े किसी प्रकार का और अदर गुड्स यानी कि मूवेबल गुड्स को, जो मूवेबल गुड्स होता है उसमें परचेज और सेल करना अलाउ नहीं है सिक्योरिटी को छोड़ करके। ठीक है। इसमें भी अलाउ नहीं है। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी अलाउ नहीं है। तो ये सब कुछ एक्टिविटी है जिसमें आपका जो एनबीएफसी है उसको अलाउ नहीं है। तो इस बात को याद रखें। देखिए एग्जाम पर्पज के लिए आपका जो मेन है आपका कंपनी एक्ट हो गया, सेक्शन हो गया, ये मेन प्रिंसिपल हो गया, और ये वाला जो पार्ट बोल कि लोन एडवांस अलाउ है, डिपॉजिट अलाउ नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्ट क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब डिपॉजिट को लेकर जो कुछ रूल्स हुआ, अभी तो डिटेल में आप जा रहे हैं। देखिए कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, जैसे कासा करंट अकाउंट हो गया, आपका सेविंग अकाउंट, इस टाइप का वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। कैन नॉट इशू चेक, वो चेक भी इशू नहीं कर सकता एज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट। क्यों नहीं इशू कर सकता? देखिए इशू करने के लिए आपको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, जो इसका ये पार्ट है नहीं। अगर पार्ट नहीं है तो चेक इशू करना अलाउ नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर को लेकर। देखिए एनबीएफसी को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने का जो होते हैं जिस तरह एक नॉर्मल बैंक करती है। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि सीआरआर क्या होता है, आपका एसएलआर क्या होता है। मान के चलते हैं सिंपल सा बोलचाल भाषा में होता क्या है। देखो इन दोनों को जोड़े क्या बोलते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं क्या हम लोग, एलआरआर बोलते हैं कि नहीं। इन दोनों को जोड़ करके सिंपल बोलचाल भाषा में क्या होता है कि हम लोग जो पैसा, मान लीजिए आप 1,000 रुपये बैंक में जो डिपॉजिट किए हैं, अब वो बैंक जो है पूरा 1,000 रुपये को लोन के तौर पर नहीं बांट सकती। ठीक है, क्यों नहीं बांट सकती पूरा? उसमें आरबीआई मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? आरबीआई बोलते हैं भाई कि अगर आप सारा पैसा लोन में बांट दीजिएगा और अगर पब्लिक आपसे पैसा मांगने आएगा तो कहाँ से दीजिएगा? ठीक है, पैसा नहीं दे पाइएगा। इसलिए बोलते हैं, आरबीआई बोलती है कि इस 1,000 में मान लीजिए 20% लेके चलते हैं एलआर, तो 20% निकाल लीजिए, यानी कि 200 रुपये एलआर के नाम पे जमा कर लीजिए, और जो बच गया 800 रुपये उसको आप एज ए लोन के तौर पे फिर बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एलआर। अब सीआरआर और एसएलआर में क्या दिक्कत है? अब इस 200 रुपये जो बैंक काट के रखी है ना एलआरआर नाम करके, इसमें से मान लीजिए अगर 100, मान लीजिए इसमें से 120 रुपया, 120 रुपया अगर जब वो आरबीआई को भेजती है ना, आरबीआई के पास जमा कर देती है उस 200 में, उस 200 में से 120 रुपया आरबीआई के पास जमा कर दी, वो कहलाता है आपका क्या, आपका सीआरआर। क्लियर। एसएलआर कब कहलाता है? एसएलआर तब कहलाता है जब वो वही पैसा जो 80 रुपये बच गया है उस 200 में, उसको बैंक अपने पा सकती है, खुद के पा सकता है, बैंक के पास वो खुद रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो सीआरआर और एसएलआर जो होता है आपका एनबीएफसी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाउएवर डिपॉजिट, क्योंकि जो एनबीएफसी डिपॉजिट ले रही है, ठीक है, हालांकि वो याद रखिएगा टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकती, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट ले सकती है। ठीक है, बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जो टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। सॉरी बेटा बोल रहा है, मतलब टाइम डिपॉजिट इन लोग को बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब एक मैच्योरिटी डेट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट बोलने का मतलब होता है कि जिस पल में पैसा मांगा जाए उस समय, होता है सेविंग अकाउंट में आपको जिस समय पैसा का जरूरत पड़ता है आप जाके पैसा निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। बोलोगा स्टार्टिंग में बताने नहीं क्या, हम बोला आपको पता होगा, ये मान के हम चले थे। तो जो एनबीएफसी आपका डिपॉजिट लेती है वो उस तरह का एनबीएफसी को एक मिनिमम लिक्विड एसेट मेंटेन करना पड़ता है। कितना? सिमिलर एसएलआर की तरह 15% ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अगर आप पब्लिक से पैसा लिए हैं तो 15% ऑफ दर पब्लिक डिपॉजिट, वो फिर 15% आपका एक प्रकार का समझ लीजिए लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट के तौर पे, जो सिमिलर है आपका एसएलआर की तरह, 15% मेंटेन करना पड़ता है एक एनबीएफसी को। क्लियर है बच्चों? देखिए
कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट ऑफ मिनिमम पेड फॉर 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम फॉर 60 मंथ। जो एक्सेप्ट ली भी है डिपॉजिट, वो मिनिमम वो रख सकते हैं कितना, 12 महीने के लिए, और रिन्यू कर सकती है मैक्सिमम कहाँ तक, केवल 60 महीना के लिए। ठीक है, 12 पंचे 60, यानी कि 5 साल के लिए ईयर वाइज देखिएगा तो, और यहाँ पर 1 साल के लिए, मिनिमम पीरियड ऑफ 1 साल और मैक्सिमम 60 महीना यानी कि 5 साल। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट और कैप बाय आरबीआई डायरेक्टिव्स, और जो इंटरेस्ट रेट पे करेगी एनबीएफसी जो पब्लिक से ली है उसको आरबीआई डिसाइड करेगा। ठीक है, रेगुलेशन क्या है, देखिए एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई एम्पावर्ड बाय 1997 अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट। एनबीएफसी जो है मेनली आपका आरबीआई कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई बनी है पब्लिक का वेलफेयर पे, जब बात पैसा का आता है तो ऑब्वियस है उसको एनबीएफसी को भी आरबीआई रेगुलेट करेगी। ठीक है, एक चीज तो ये बच्चों। दूसरा, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो वाइसल नॉर्म्स में आप देखे होंगे, कितना यहाँ पर 15% फॉर टेकिंग फॉर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिसका टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल मेंटेन करके रखा है। सो जो लोग ऑब्वियस पब्लिक से अगर पैसा उठा रहे हैं आप, तो पब्लिक को रिपे भी तो करना है ना, तो आपका डूबने से पब्लिक का ट्रस्ट उठ सकता है ना, तो इसलिए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो 15% है टोटल और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का, केवल वो एनबीएफसी मेंटेन करेगी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, आपका टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का कितना हो जाए, 15%। एनबीएफसी फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ शैडो बैंकिंग, याद रखिएगा एनबीएफसी कैसे कैटेगरी में था, शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग बोलने का मतलब क्या होता है, ऐसा एंटिटीज फंक्शनिंग लाइक बैंक्स बट नॉट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय ट्रेडिशनल बैंक। देखिए ये जो आपका शैडो बैंकिंग है, ये मेन काम करता है नॉर्मल बैंक की तरह ही, बट उसको स्ट्रिक्टली आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करती है, तो रिस्की हो जाएगा आम आदमी के लिए, रिस्की हो सकता है। ठीक है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी कि एसबीआर, स्केल बेस्ड रेगुलेशन। देखिए आरबीआई इंट्रोड्यूस 4 टियर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर साइज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, 4 तरह का टियर अलग अलग आरबीआई इंट्रोड्यूस किया है, जो लोग अलग अलग साइज और अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के बनाया गया है। ठीक, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर, ये 4 लेयर है। ठीक, तो ये था एनबीएफसी के बारे में कुछ बच्चों। एकदम घूस करके पढ़ने जरूरत नहीं, एग्जाम में तो डिटेल में नहीं पूछता है, जितना एग्जाम में पूछता है बच्चों उतना हम आपको सफिशिएंट बता दिए। अब कुछ और डिफरेंस देख लीजिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले एनबीएफसी और बैंक को लेकर। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या लिखा हुआ है, बैंक 74% ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ प्राइवेट बैंक अंडर ऑटोमेटिक रूट, और जो एनबीएफसी है उसमें 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ। देखिएगा बैंक सबको 74% अलाउ है और एनबीएफसी को 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, अंडर ऑटोमेटिक रूट में। दूसरा, पेमेंट सिस्टम, एनबीएफसी को बताएं जैसे बैंक सब जो होता है आपका पार्ट होता है आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। ठीक है, और एनबीएफसी डू नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, इसीलिए इसको चेक इशू करना अलाउ नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, बैंक हैज फैसिलिटी ऑफ डीआईसी, जैसे कभी कभी फुल फॉर्म में पूछा एग्जाम में, याद रखिएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म डीआईसीजीसी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी को डीआईसीजी का फैसिलिटी अलाउ नहीं है। समझा? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था बच्चों। तो जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिला सही मायने में कि एनबीएफसी आपका लोन्स तो ले सकता है बट डिपॉजिट नहीं ले सकता। डिपॉजिट में बहुत ड्रामा है। ठीक है, आम पब्लिक से डिपॉजिट में बहुत ज्यादा ड्रामा है, ये आपको देखने को मिला। और साथ ही साथ ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि क्या उसको अलाउ है और क्या उसको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो एनबीएफसी में इतना ही है बच्चों। और ज्यादा डिटेल में देखिए, और डिटेल में तो बहुत कुछ हो सकता है, बट सब कुछ जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए फिर वो इररिलेवेंट है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बच्चों के म्यूचुअल फंड बोलते किसको है, उसके बाद हम लोग ना उसका हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, एक आम बोलचाल भाषा में म्यूचुअल फंड बोलने का क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए ये हम लोग हैं। ठीक है, एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में से हैं। अब हम लोग के पास उतना समय नहीं है, उतना फुर्सत है, तब भाई हम लोग तो रोज कमाते हैं, तब घर में चूल्हा जलता है, टाइप का लॉजिक है मिडिल क्लास फैमिली का। तो अब इस पर्सन के पास उतना फुर्सत नहीं है और ना ही इसके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा है कि कहीं वो लगा दे जमीन, क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट में। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट का दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा कहीं से रिटर्न आता है ना, वो कहाँ से आता है पता है आपका, रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन जमीन उमीन बेचने खरीदने का काम करने वाला जो होता है ना, वो था हम लोग का रियल एस्टेट। अब देखिए उतना पैसा भी नहीं है, नहीं उतना फुर्सत है कि हर चीज हम लोग नोटिस करें। तो होता क्या है, आप चाहते हैं भाई हम हर महीना आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
ठीक है। अब 2000 अमाउंट बहुत कम अमाउंट है, इससे बात नहीं बनेगा। तो होता क्या कि आप जिस तरह प्रकार से एक मिडिल क्लास फैमिली है, आपकी तरह और भी बहुत कोई लोग यहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये और बहुत कोई लोग, जितना कोई है ना, और ये बहुत तरह के लोग मिल करके एक, मान लीजिए एक किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के पैसा दे जमा कर देते, ठीक है। मान लीजिए बहुत हैवी पैसा जमा हो गया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, और यहाँ जो पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ जो पर्सन बैठा हुआ है, ये इस काम में एक्सपर्ट है। ये इस काम में एक्सपर्ट है भाई कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, शेयर में, डिवेंचर में, जहां भी उसको लगे भाई पैसा अच्छा से इन्वेस्ट कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिले। ये वो आदमी, आप हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली का क्या बनेगा, ये वो आदमी ब्रेन बनने का काम करता है, ठीक है। वो आदमी ब्रेन बन के वो फिर अलग अलग जगह पैसा को इन्वेस्ट करता है, समझ में आया। और जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसी के हिसाब से फिर आपको एक प्रकार से जो यूनिट होता है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में, वो आपको अलॉट कर दिया जाता है भाई कि आप जितना 2000 रुपये लगाए हैं ये रहा। आपको ये नहीं पता होता कि आपका ये 2000 रुपये ये किस जगह पे लगा हुआ है, शेयर में, डिवेंचर में, कहाँ लगा हुआ है। बस आपको बता दिया जाता है कि जितना भी यूनिट अलग अलग जो बटा है, जो जितना 1 करोड़ रुपये में जो अलग अलग जो यूनिट बटा, उस यूनिट में आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका 2000 रुपये इन्वेस्टेड रहेगा और आपको उसी के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो एकदम बोलचाल भाषा में म्यूचुअल फंड बोलने का मतलब होता है बच्चों, हम लोग की तरह मिडिल क्लास फैमिली बहुत को लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और एक एक्सपर्ट को दे देते हैं, और वो एक्सपर्ट उसको इन्वेस्ट कर देता है, और उससे जो रिटर्न मिलता है हम लोग को वापस सबको बांट दिया जाता है। ये होता है एकदम आम बोलचाल भाषा में म्यूचुअल फंड। अब चलिए समझते हैं इसका हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, पर्टिकुलरली इन ग्रेट ब्रिटेन। समझाने को और कुछ तो इसमें है नहीं। 19th सेंचुरी में यूरोप में, यानी कि सिंपली भाषा में ग्रेट ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1868 में जो रॉबर्ट फेल्मिंग थे, सेट अप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कॉल्ड फॉरेन एंड कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कब? आपका 1868 में। याद रखिएगा, सब एमसीक्यू में ही सब पूछेगा, और क्या पूछेगा। थर्ड देखिए, द फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वाज इंट्रोड्यूस इन द यूएस इन 1940। यानी कि पूरा दुनिया के लिए जो खुला इंटरनेशनल वे में, वो था आपका 1940। आपका कहाँ खुला था, उसको कौन इंट्रोड्यूस किया था पहले? आपका यूएस, यानी कि अमेरिका में। एग्जाम पर्पज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट मॉडर्न म्यूचुअल फंड जो था, द फर्स्ट मॉडर्न म्यूचुअल फंड मैसेच्यूसेट्स इन्वेस्टर ट्रस्ट वाज एक्चुअली क्रिएटेड इन द यूएस 1924, बट द इंडस्ट्री वाज फॉर्मली रेगुलेटेड बाय यूएस इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट 1940। यानी कि जो पहला जो सबसे जो ओपन हुआ था, ठीक है, वो फॉर्मली कहा था आपका मैसेच्यूसेट्स में, ठीक है। जो ट्रस्ट था एक प्रकार से ये था। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, खासकर दूसरा कंट्री को लेकर के। दूसरा कंट्री को मेन ये जान के, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग का इंडिया का फेस पे। म्यूचुअल फंड को लेकर के हम लोग इंडिया में 4 अलग अलग फेसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो बोलेंगे सब जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर तो भाई इंटरनेशनल लेवल का हिस्ट्री था तो उतना मैटर नहीं करता है, बस जो ज़्यादा जरूरी था दोनों बता दिए। पर जब बात आता है इसका इंडिया पे, तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कहीं पूछेगा फेज 1 में क्या था, यूटीआई का कंप्लीट मोनोपोली था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई का कंप्लीट मोनोपोली था कहाँ से? आपका 1964 से 1987 तक। याद रखिए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूटीआई, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन 1963 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, 1963 में इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था। जो किसके मतलब जो स्टैब्लिश किसके क्या किया गया था? आपका यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये था म्यूचुअल फंड का पहला कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आया था। किसका क्या नाम से? यूटीआई नाम से, ठीक है। यूनिट स्कीम जो था 1964 में लॉन्च हुआ था। जो म्यूचुअल फंड खरीदेंगे बच्चों, तो वहाँ पर यूनिट लॉट होता है, ठीक है, वो है। वो वाज द फर्स्ट स्कीम लॉन्च बाय यूटीआई। फिर यूटीआई यूनिट स्कीम लॉन्च किया आपका 1964 में, याद रखिएगा। 1986 में यूटीआई लॉन्च इंडिया फंड, द फर्स्ट इंडियन ऑफशोर फंड और ओवरसीज इन्वेस्टर लिस्टेड ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और 1986 में यूटीआई जो है पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में दूसरा कंट्री लोग के लिए भी अपना गेट खोली, ठीक है। खासकर कहाँ? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, यानी दूसरा कंट्री का लोग भी उस पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता था आपका यूटीआई में। क्लियर है? अब आया फेज 2। तो फेज 1 में सिंपली क्या देखने को मिला बच्चों? फेज 1 में सिंपली हम लोग को देखने को मिला कि यूटीआई का कंप्लीटली मोनोपोली था। 1963 में वो 1963 में पार्लियामेंट हो रहा है, ये देखिए मिट गया है। 1963 में पार्लियामेंट में पास हुआ। 1964 में यूनिट स्कीम लॉन्च किया गया यूटीआई द्वारा। और 1986 में हम लोग यूटीआई जो थी
इंडियन फंड बोल करके दूसरा कंट्री के लिए अपना गेट खोली ताकि उसमें भी विदेशी लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर सके यूटीआई में। सेकेंड फेज में क्या था, एंट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर फंड, कब से कब तक, 1987 से 1993 तक। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन है। अब याद देखिएगा, एंट्री ऑफ नेशनलाइज बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी यूटीआई मोनोपोली वाज ब्रेकिंग। ठीक है, जो यूटीआई का जो मोनोपोली था वो आपका 1987 के टाइप से हट गया। आपको ऐसे नेशनलाइज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को परमिशन दिया गया। पहला कौन था, एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड कैन बैंक म्यूचुअल फंड। कैन बैंक है, कैनरा बैंक नहीं है। ठीक है, कैन बैंक म्यूचुअल फंड वाज सेट अप इन 1987 में एसबीआई को और आपका कैन बैंक करके जो म्यूचुअल फंड था उसको दिया गया, पब्लिक सेक्टर को बुलाया गया, और इस तरह से यूटीआई का जो कंप्लीट मोनोपोली था म्यूचुअल फंड में वो हट गया। ठीक है, अक्टूबर 1989 फर्स्ट आरबीआई गाइडलाइंस वर इशूड ओनली फॉर स्पॉन्सर बैंक। या देखिएगा, आरबीआई का जो गाइडलाइन इशू किया गया था आपका 1989 में, वो पहला था और केवल स्पॉन्सर बैंक के लिए हुआ था। फॉलोड बाय गवर्नमेंट गाइडलाइंस इन 1990 फॉर ऑल म्यूचुअल फंड। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी बैंक के लिए 1990 में म्यूचुअल फंड का जो गाइडलाइन था उसको इशू कर दी। ठीक है, तो ये था बच्चों सेकंड फेज में, यानी कि दूसरा सेक्टर लोग कब एंट्री किया, यानी कि आपका एसबीआई और आपका ना कैन बैंक। ठीक, फिर आता है आपका क्या, फेज थ्री। फेज थ्री क्या है, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड सेबी रेगुलेशन। प्राइवेट सेक्टर और सेबी रेगुलेशन आपका एंट्री किया आपका फेज थ्री में, कब से कब, 1993 से 2003 तक। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, प्राइवेट प्लेयर एंटर इन द मार्केट। फेज थ्री में प्राइवेट प्लेयर लोग एंट्री कर गया। 1993 में सेबी जो है इशू की सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1993। मतलब बहुत, देखिए एक होता है लॉ, एक होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन को देखिए, बात समझिए, जनरली जो लॉ होता है ना उसको पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। ठीक है, जो रेगुलेशन जो बोलते हैं ना, रेगुलेशन जैसे आपका सेबी रेगुलेशन, इसको पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये सेबी खुद ला सकती है बिना गवर्नमेंट का लॉ को, जैसे लॉ, जैसे जिस तरह से लॉ को पास करते हैं पार्लियामेंट में, इस तरह बिना पास किए रेगुलेशन ला सकती है। ये कन्वीनियंट पर्पज के लिए ऐसा होता है। देखिए, सेबी पब्लिक का ट्रस्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये लोग बार बार अगर हर चीज को नियम पास कराने लगे अगर पार्लियामेंट से लॉ की तरह, तो फिर बहुत समय, बहुत हेडेक हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, रेगुलेशन आता है। ठीक है, रेगुलेशन सेबी खुद अपने से बना सकती है, और जब सही लगा, जब उसको सही लगा भाई हमको रेगुलेशन निकाल देने की जरूरत है पब्लिक का भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, तो कभी भी ला सकती है। तो 1993 में लाया था, ब्रिंगिंग ऑल म्यूचुअल फंड्स अंडर अ कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, 1993 में जितना भी म्यूचुअल फंड है सबको एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेम के अंदर लिया गया, एक्सेप्ट यूटीआई। एक्सेप्ट यूटीआई, दिस वर लेटर कंप्लीटली रिवाइज इन 1996। बाद में फिर 1996 उसको दोबारा रिवाइज किया गया। या देखिएगा, यूटीआई को दोबारा रिवाइज कब किया गया था आपका, 1996 में। ठीक है, कोठारी पाइनर, अब ये क्या बोलता है, अ जॉइंट वेंचर विथ यूएस बेस्ड कंपनी। या देखिएगा, जो ये है आपका जॉइंट वेंचर हुआ था यूएस बेस्ड कंपनी किससे, वाज द फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड इन 1993। तो फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड जो था वो आपका 1993 में आया था बच्चों। लास्ट जो फेज है, फेज 4, बाइफर्केशन ऑफ यूटीआई एंड कंसोलिडेशन ऑफ 2003 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ से देखिए, बाद में यूटीआई को हम लोग बाइफर्केट कर दिए, अलग अलग टुकड़ों बांट दिए। अब क्या लिखा हुआ, फॉलोइंग द यूएस 64 क्राइसिस, यूटीआई एक्ट वाज रिपील्ड, मतलब दोबारा उसको हम लोग रिवाइज किए, रिपील्ड किए, एंड यूटीआई वाज बाइफर्केट इनटू टू डिस्टिंक्ट एंटिटी फरवरी 2003। अब यूटीआई को हम लोग फर्दर कितना भाग में बाइफर्केट किए थे, केवल 2 भाग में। ठीक है, 2 अलग अलग कब की थे आप, 2003 में। अब 2 अलग अलग भाग में यूटीआई को जो तोड़े थे 2003 में फरवरी का, क्या क्या है, एक है आपका स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट इंडिया। पहला तो ये था आपका सूती, SUUTI, यानी कि आपका स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ, ये ऑफ यहाँ पर नहीं याद रखिएगा, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट इंडिया। ठीक है, एक पार्ट में ये तोड़े थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज यूएस 64 एंड गारंटेड स्कीम। आसान भाषा में, एक को जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, सूती को, ठीक है, और एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि म्यूचुअल फंड, यानी कि यूटीआई म्यूचुअल फंड। इसको कौन स्पॉन्सर करेगा, आपका सेबी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका LIC एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। जो भी रजिस्टर्ड होगा सेबी में, ये सब रजिस्टर्ड विद सेबी। दिस ऑपरेट लाइक एनी सेबी रेगुलेटेड और म्यूचुअल फंड टुडे। तो ये था बच्चों 2 भाग में, सिंपली एक गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है और एक आपका सेबी रेगुलेट कर रही है। ठीक है, उससे भी अलग अलग जो बैंक है वो सब का भी, सब सारा चीज को देखिए, मेनली म्यूचुअल फंड को वही देखेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और तो कुछ है नहीं म्यूचुअल फंड में।
ठीक है, और कुछ था नहीं म्यूचुअल फंड में, इसमें इतना ही था। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग जो एग्जाम है ना बच्चों, उस पर एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेंशन फंड। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेंशन फंड से। अब ये पेंशन क्या होता है, आम बोलचाल भाषा में आपको पता होगा कि भाई सिंपली अगर आप जब अपना जॉब से रिटायर करते हैं, ऑब्वियसली 60+, ठीक है, रिटायरमेंट का एज हमेशा 60 नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जेआरएफ निकाल करके, नेट निकाल करके जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, तो आपका रिटायरमेंट का एज 65 होगा, 60 नहीं होगा। ठीक है, वहां पर 65 साल में रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद जब आप रिटायर करते हैं, तो आपको जब मंथली मंथली जो हर एक मंथली एक फिक्स पैसा मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंशन। सिंपल बोलचाल भाषा में भाई इसी को पेंशन बोला जाता है। अब पेंशन को देखभाल करने वाला यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, ठीक है, वो है आपका PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये उसका फुल फॉर्म है, जहां में पूछ सकता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। 2003 तक में ना ये आपका इंटरिम था, यानी कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी वो तब तक नहीं था। ठीक है, वो केवल एक इंटरिम बॉडी था। एंड इंटरिम PFRDA वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन टू प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर। बस ये इंटरिम टाइप से बना दिया गया था कि भाई कि जितना भी पेंशन जो लोग जमा कर रहा है उसको डेवलप करेगा, रेगुलेट करेगा, पेंशन सेक्टर सबको देखभाल करेगा। इसलिए 2013 आते आते गवर्नमेंट इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना दी। स्टैच्यूटरी मतलब समझे एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी है, जिसके पास अपना पावर, रूल, रेगुलेशन था कि भाई वो जैसे चाहे पेंशन को रेगुलेट कर सकता है एम्प्लॉय लोग का वेलफेयर के हिसाब से। जैसे आपका RBI है कि नहीं, आपका स्टैच्यूटरी बॉडी, आपका SEBI है। ठीक है, इस टाइप से जैसे ये लोग है, जैसे ये लोग का पावर है, ऐसा पेंशन का दुनिया में आपको कौन है, PFRDA। ठीक है, इसको कब बनाया गया, 2013 में। द PFRDA एक्ट वॉज पास्ड मेकिंग इट स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब याद रखिएगा, ये जो है आपका किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। आपका PFRDA आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। अब पेंशन में मेनली हम लोग को यहाँ पर देखिए, एक आपका नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, आपका NPS। अब ये क्या है NPS आपका आया था 1 जनवरी 2004 को। लॉन्च एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखिएगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आया था, एक्सेप्ट आर्म फोर्स, आर्मी सबको छोड़ करके बाकी जितना भी सेंट्रल एम्प्लॉय है उसके लिए आया था। ठीक है, आपको हम पहले भी समझाए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, चीजों को समझ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय सेम मत समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है ना। अब इसका बहुत सारा ब्रांच है, इसका मान लीजिए किसी भी ब्रांच में, मान लीजिए एक CCL ब्रांच है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इस पे जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाता है, वो आपका गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय भले आम बोलचाल भाषा में कहला सकता है। ठीक है, और अगर बुकिश लैंग्वेज जाइएगा तो ये आपका पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है कि नहीं, ये आपका पब्लिक होता है ना, इस तरह का जो कंपनी, तो क्या बोलते हैं लोग, पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है। तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने का मतलब हो गया जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो लोग आता है। जैसे क्या, एक तो देखिए आपका आर्मी सब आता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन डाल दिया, आर्मी सब नहीं आएगा। एक तो आपका आर्मी सब आता है, आपका स्टेट वाइज पुलिस सब आता है, आपका रेलवे सीधा आपका गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है, तो ये सब होता है बच्चों, मेन जो डिफरेंस है। तो 1 जनवरी 2004 में आपको लॉन्च किया गया था आपका क्या, आपका नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आता था, जिसमें से आपका आर्मी वाला सब नहीं था, याद रखिएगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 1 मई 2009 को ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन वॉलंटरी बेसिस, फिर 1 जनवरी 2009 को सारा सिटीजन के लिए खोल दिया गया, इंडियन सिटीजन के सबके लिए खोल दिया गया। 2015 में ओपन फॉर नॉन रेसिडेंट्स यानी कि NRI के लिए, NRI के भी ओपन कर दिया। एंड OCI कार्ड होल्डर, जो OCI कार्ड होल्डर रखा होगा उसके लिए भी ये खोल दिया गया 2015 में। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि करंटली जो एज लिमिट है NPS ज्वाइन करने का, वो आपका 18 से 70 साल के बीच में है। ठीक, अब इसी के बीच में आपको एक अटल पेंशन योजना भी पढ़ना है। अब ये क्या होता है सर, अटल पेंशन योजना, देखिए अटल पेंशन जो, इसको ना हम लोग डिटेल में ना इधर देखेंगे। ठीक है, पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। ये डिफरेंस देखने से पहले ना चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं, ताकि ये आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये जो नोट्स है ना,
ये हम इसलिए लिख के दे रहे हैं। आप बहुत बार सुनोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन बैन कर दिया, पेंशन बंद कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन बंद नहीं की है, हुआ क्या सो समझिए। देखिए मेन चेंज क्या था, पहले क्या था, डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आ गया। यानी कि आपका डीबी से आपका डीसी में, क्या मतलब होता है इसका? देखिए इसका मतलब क्या समझिए। डिफाइंड बेनिफिट्स बोलने का मतलब हुआ कि पहले जो पेंशन सिस्टम था ना, जो नियम था, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन केवल गवर्नमेंट करती थी। द गवर्नमेंट गारंटी ऑफ फिक्स पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या हो गया कि द एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट मनी रेगुलर, यानी कि यहाँ पर आपका गवर्नमेंट और आपका एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेगी। इसी का फ्रस्ट्रेशन है, इसी के फ्रस्ट्रेशन में आदमी लोग गुस्सा करके बोलता है कि गवर्नमेंट पेंशन बंद कर दी, गवर्नमेंट पेंशन बंद कर दी। पेंशन गवर्नमेंट बंद नहीं की थी। पहले गवर्नमेंट पूरा अकेले पेंशन का जिम्मेदारी लेती थी, अब एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों कुछ मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा और बाद में आपको रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा। तो ये मेजर चेंजेस था, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस चेंजेस, द मेन चेंज करने का मेन कारण क्या था, रिड्यूस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ऑब्वियस है भाई, पूरा गवर्नमेंट ही खर्चा उठाती तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन बन रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट को पूरी तरह से एबॉलिश नहीं किया गया था। अब देखिए, जैसे आप देखिए, आपका ओपीएस है, एनपीएस है, आपका यूपीएस है, ये क्या आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये सब नया लॉन्च हुआ। तो देखिए पहले क्या था, पूरा डिफाइंड बेनिफिट सारे गवर्नमेंट देख रही थी, इसमें दोनों कंट्रीब्यूशन, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड सिस्टम। याद रखिएगा फुल फॉर्म में बहुत मैटर करता है। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसी के अंदर आपका वो सब आता है, अटल पेंशन योजना, वो सब। अब ये मेन फीचर समझिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा गारंटीड पेंशन था, तो गवर्नमेंट केवल कवर करती थी। इसमें क्या है, मार्केट लिंक पेंशन है, मार्केट जैसा कंडीशन में रहेगा उस हिसाब से पेंशन भागेगा। एक क्या, गारंटीड पेंशन प्लस कंट्रीब्यूशन, जैसा गारंटीड भी है और कुछ जो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा एम्प्लॉय द्वारा वो भी। अब देखिए मेन यहाँ पर दिक्कत है, सॉरी मेन जो ये जो मेन पॉइंट है ना, इसमें आगे सब अटका था। इसमें इम्प्लॉय लोग गवर्नमेंट पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम में ₹1 भी इम्प्लॉय लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, बस पेंशन लेती थी, ₹1 भी कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। तो इसी को गवर्नमेंट बंद कर दिया। जैसे बहुत हल्ला हुआ, ऑब्वियस होना ही था। अब आपको भी अपना बेसिक, देखिए सैलरी का बेसिक और डीए का 10% आपको देना पड़ेगा। ये वैरी करते रहता है, ठीक है, ये वैरी करते रहता है। 7% है, कभी कभी 3% था, फिर 7% वो बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। तो उसको अभी 10% लेके चलिए, बेसिक प्लस डी कितना था, अब इधर बेसिक प्लस डी 10% कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये इम्प्लॉय देगी, इम्प्लॉय। अगर आप इम्प्लॉय है तो आपका सैलरी से कटेगा और यहाँ पर भी आपका 10% कटेगा। अच्छा, इम्प्लॉय कवर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉय हु ज्वाइन बिफोर 1 जनवरी 2004, इसमें आएगा वो लोग जो 1 जनवरी 2004 में पहले से जो ज्वाइन किया हुआ, वो लोग इसमें कवर होगा। यहीं से देखिए बवाल उठा था, 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग था वो लोग इसमें आ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइन फ्रॉम 1 जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद से जो आया उस पर आपका एनपीएस लागू होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वो लोग के लिए था जो पहले से ज्वाइन कर चुका था 2004 से, वो लोग के लिए वही चीज लागू रहेगा। तो यहीं पर बहुत बवाल हुआ है। पर मैंने अब सोच के देखिए 10% सैलरी का कटना समझते हैं, आपका 1 लाख रुपए अगर सैलरी है, 10% गवर्नमेंट सिर्फ पेंशन पे काटेगी, पेंशन पे काटेगी, प्रोविडेंट फंड अलग कटेगा, फिर एल आई सी लीजिएगा, लोन लीजिएगा, हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेन झंझट था, ठीक है बच्चों। तो ये था, और ये क्या, अल्टरनेटिव फॉर एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग अल्टरनेटिव रखा गया। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें कंप्लीटली कौन, गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा बियर कौन करती थी, सारा का सारा गवर्नमेंट। और इसमें कितना करती है, मैक्सिमम 14%, और इसमें 18.5% ऑफ बेसिक एंड डीए, बेसिक और डीए। बेसिक डीए क्या होता है मान के चलते आपको पता होगा, और नहीं है तो मेरा वीडियो में जाकर दीजिए, टाइप ऑफ सैलरी, टाइप ऑफ वेजेस क्या होता है पहले जानिए, उसका जो पॉइंट है बेसिक क्या होता है, डीए, ये आपको पता नहीं है और आप यहाँ पर पहुंच गए तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर पेंशन क्या, जनरली 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक सब्जेक्ट टू रूल्स। मतलब पहले क्या था ओल्ड पेंशन में भाई, जो लास्ट सैलरी आप जो ड्रॉन किए हैं उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसका 50%। अब डिपेंड करता है आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कितना गवर्नमेंट को रिटर्न मिल रहा है, वो सारा चीज पे मैटर करता है, उस हिसाब से आपका पेंशन जाएगा, ठीक है। जनरली ये भी आपका लास्ट सैलरी जो आप ड्रॉन किया रहेगा ना, और आपका जो बेसिक और डीए रहेगा उसी के हिसाब से निकलेगा जनरली। 50% ऑफ एवरेज बेसिक ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स और सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब था बच्चों। तो सिंपल बोलचा भाषा में याद रखिएगा, क्या आपको इजी वे क्या है, ओपीएस यानी कि जो था ओल्ड पेंशन, गवर्नमेंट सारा कवर करती थी, तो क्या था आपका गारंटीड पेंशन।
एनपीएस क्या, कंट्रीब्यूशन प्लस मार्केट लिंक रिटर्न, उसके हिसाब से जाएगा। यूपीएस क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन प्लस ग्रांटेड पेंशन। अब स्टेट गवर्नमेंट पेंशन की क्या है, कुछ स्टेट जो थी झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की कोशिश कर रहा था की है, ठीक है। तो ये सब था। अब इसी बीच में आता है कि आपका अटल पेंशन योजना, एपीएस, एपीवाई, जो यहाँ पर आप देखते हैं ना, ये जो था डिफरेंस बिटवीन ये, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना क्या, समझ लीजिए। अटल पेंशन योजना में क्या कि भाई ये मेनली आपका जो ओल्ड एज इनकम होता है ना, जो ओल्ड एज इनकम जो सिक्योर, मतलब सिक्योर करने के लिए समझिए, मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए मेनली, रिटायरमेंट के बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोग था, जो छोटा मोटा वर्कर लोग जो इधर उधर काम कर रहा है, उन लोग को भाई रिटायरमेंट के बाद सही तो काम करेगा नहीं, उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद कुछ सिक्योरिटी चाहिए था, तो ये मेनली उन लोग के लिए, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बोलने का मतलब रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, तो ये था। इसको बेनिफिट को, इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, कोई भी डेली वेजेस वर्कर, आपका एग्रीकल्चर वर्कर, आपका डोमेस्टिक वर्कर और अदर वर्कर जो ऊपर का पेंशन के स्कीम में कवर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एज एंट्री क्या है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 ईयर। पेंशन कब स्टार्ट हो जाएगा आपका, 60 साल के बाद पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। देयर फॉर ए पर्सन ज्वाइनिंग 40 हैज टू कंट्रीब्यूट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर। अब इसमें याद रखिएगा, पेंशन इसमें आपका 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन भी उसी के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में मिला तो हर कोई अप्लाई कर देगा भाई, फ्री में मिलेगा, आपको कंट्रीब्यूशन भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। इधर पेंशन स्टार्ट फ्रॉम 60 ईयर ऑफ एज, पेंशन 60 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट गारंटी, द पेंशन अमाउंट इज गारंटी अकॉर्डिंग टू द चूजन स्लैब सब्जेक्ट टू द स्कीम रूल, जो भी रूल होगा उस हिसाब से लागू होगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको हर हाल में देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका एलिजिबल कौन कौन हो सकता है, इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मैंडेटरी है। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए। दी विद इन प्रिस्क्राइब एज लिमिट, आपको एज लिमिट के अंदर में अकाउंट खुलवा लेना बच्चों, तो ये है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है 2022 में, अ पर्सन हु इज इनकम टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल टू ओपन अ न्यू अटल पेंशन योजना अकाउंट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022, ठीक है। जो आपका जो भी पर्सन है जो आपका इनकम टैक्स पेयर है इज नॉट एलिजिबल टू ओपन, देखिए ये मेनली अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा लॉजिक है भाई, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं इट मीन आपके पास सफिशिएंट पैसा है, तो आपको इसमें आपको नहीं आना है, मतलब आप इसमें नहीं आ पाइएगा। तो ये लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल फॉर न्यू एपीएस सब्सक्रिप्शन। अब वैसे देखिए 12 लाख तक तो छूट ही है, यहाँ तक आप पैसा कमा रहे हो तो आप इसमें क्यों आइएगा, तो बहुत कम पेंशन है ना, तो फिर आप इसमें जाइए, एनपीएस में जाइए, एपीएस एपीवाई मैनेज होती नहीं है, तो ये था। अच्छा, एपीएस का सर्वाइवर बेनिफिट कितना, 3 सिस्टम तक है। एक जो 60 साल के बाद जो होगा आपका जो उसको सब्सक्राइब किया होगा सो स्पाउस के लिए, ठीक है, फिर उसको नॉमिनी के लिए, इस टाइप से वो है बच्चों, ठीक है। इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो ये था आपका अटल पेंशन योजना। अब अगर आप कुछ डिफरेंस और देखने का मैंने देख लीजिए, आप कुछ खास डिफरेंस दिखेगा मिलेगा नहीं, जो भी दिखेगा चलो देख लेते क्या क्या है। आपका एनपीएस सभी सिटीजन के लिए, ये खासकर कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोग के लिए था, जो गरीब लोग है उसके लिए, 18 से 70 साल, और ये आपका 18 से 40 साल। आपका अकाउंट 2 टीयर अकाउंट खुलता है, एक टीयर 1 और टीयर 2 करके, स्ट्रिक्ट लॉक इन फॉर रिटायरमेंट और स्ट्रिक्ट टू फ्लेक्सिबल विदड्रॉल और इन्वेस्टमेंट, तो पढ़ने का पैसा निकाल सकते हैं, इस टाइप का 2 टीयर अकाउंट है। इसमें एक ही अकाउंट खुलेगा, सिंगल स्कीम अकाउंट, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये आपका अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत जाता है। ये मार्केट लिंक है, नो गारंटी ऑन द फाइनल पेंशन अमाउंट, पेंशन तो मिलेगा पर गारंटीड नहीं है कितना मिलेगा पहले की तरह। अब ये क्या मिनिमम गारंटी है भाई कि 1000 से लेकर 5000 तक मिलेगा। पैन कार्ड इसमें मैंडेटरी है, इसमें पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बस आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द वॉलंटरी सिटीजन मॉडल, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 40% ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए करती है, गवर्नमेंट कंपनी जो होगा कंपनी खुद करती है, जैसे जहाँ कंपनी में आप काम कीजिएगा तो कंपनी खुद कंट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। जैसे कि आपका जैसे आपको उदाहरण देते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का, आपका कोल इंडिया लिमिटेड का, जिसमें आपको सीसीएल को उदाहरण दिए थे, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है मैक्स कितना, 50% मैक्स 50% 50% मैक्स 1000 फॉर 5 ईयर्स ओनली दोस्त हु जॉइन बिफोर मार्च 2016, बस इतना ही इसमें है। तो ये था बच्चों कुछ छोटा सा जानकारी पेंशन को लेकर के। मेन थोड़ा लंबा खिंचा गया, वीडियो बहुत शॉर्ट में निपट जाता। मेन क्या था, ये वाला जो हम आपको ऐड करके दिए ना, जहाँ पर पब्लिक लोग को बहुत ही ज़्यादा लगता था भाई कि गवर्नमेंट पेंशन बंद कर देगी,
गवर्नमेंट पेंशन बदलने की है, बस याद रखिएगा। ओल्ड से हम लोग न्यू में चले गए, यानी कि डीबी मॉडल से हम लोग डीसी मॉडल में चले गए हैं। डीबी मॉडल में था भाई कि पूरा पेंशन गवर्नमेंट देती थी, 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं था। अब डीसी मॉडल में क्या है, गवर्नमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये था बच्चों पेंशन से लेकर रिलेटेड जानकारी। ठीक है, इसमें इतना ही। धन्यवाद।